तो बच्चों आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, जहाँ पे आज स्टडी करेंगे हम लोग एल्डिहाइड, ठीक है, एंड कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन की कुछ स्पेसिफिक रिएक्शन है जिसको हम लोग देखेंगे। देखो, इसके पहले हम लोगों ने क्या क्या पढ़ रखा है अभी वो देख लेते हैं। जो रिएक्शन मैकेनिज्म हम जीओसी सेकेंड की बात कर रहे हैं, तो इसमें हम अभी तक हम लोगों ने पढ़ रखा है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। एक ये सेक्शन हम लोगों ने पढ़ रखा है, और दूसरा हम लोगों ने इसी के साथ डिस्कस किया है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, जिसमें हम लोगों ने H2 जो आपकी पेरोक्साइड्स है, ऑर्गेनिक पेरोक्साइड, वो हम लोगों ने डिस्कस किए थे, ठीक है। उसके साथ आपकी थी HBr की रिएक्शन, ठीक है। तो आपका ये फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन हो गया, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो गया, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने काफी कुछ कैटेगरी डिस्कस की है। अब इसके बाद एडिशन रिएक्शन की तीसरी कैटेगरी आती है। तो थर्ड कैटेगरी जो आएगी वो होगी बच्चों यहाँ पे आपकी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के अंदर हम लोगों ने एल्कीन के बारे में काफी डेप्थ में पढ़ा है, डिफरेंट रिएजेंट के साथ, डिफरेंट सॉल्वेंट के साथ। हम लोगों ने एल्काइंस की कुछ रिएक्शंस देखी हैं यहाँ पे, ठीक है, डिफरेंट रिएजेंट और सॉल्वेंट्स के साथ। लेकिन फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन के अंदर भी हम लोगों ने एल्कीन को ही स्टडी किया है, ठीक है, और डिफरेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन किया है, चाहे वो एल्कोहल हो, चाहे वो ईथर हो, ठीक है, चाहे वो अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड हो। तो हम लोगों ने बेसिकली अभी हाइड्रोकार्बन्स पे ही अभी रुके हुए हैं, और हाइड्रोकार्बन्स के जो बेसिक मैकेनिज्म प्रोसेस है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये दोनों सेक्शंस आपके हो चुके हैं, इसमें कुछ स्पेसिफिक रिएक्शंस बचे हुए हैं, उसको मैं कराऊंगा। अब चलते हैं से नेक्स्ट पार्ट है आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में आज एल्डिहाइड कीटोन, मतलब बच्चों कार्बोनाइल, ठीक है, जो हमारे कार्बोनाइल कंपाउंड हैं, ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन, इवन आपके एसिड्स भी यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो उनके साथ हमारी रिएक्शंस किस तरीके से और कैसी होने वाली हैं। तो देखो मैं जनरलाइज कर देता हूँ आपको एक बार यहाँ पे, कि जो एल्डिहाइड है बच्चों, या जो आपके कीटोन है, तो एल्डिहाइड और कीटोन में कुछ हमारी रिएक्शंस कॉमन होती हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, जिसमें सबसे पहले आती है इंपॉर्टेंट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सेकेंड अगर बात करते हैं तो आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, देन इलिमिनेशन, ठीक है, देन आपका इलिमिनेशन, ठीक है। तो ये सेकेंड, ये फर्स्ट रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ये आपको मैं डिस्कस करूंगा आज। उसके बाद इसमें एक पार्ट और आता है एल्डिहाइड कीटोन की स्पेसिफिक रिएक्शंस के अंदर में। पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, न्यूक्लियोफाइल का एडिशन होगा, देन उसके बाद वहां पे इलिमिनेशन होगा, ठीक है। तो ये भी प्रोसेस है, इस पे भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। थर्ड कैटेगरी की बात करेंगे तो रिडक्शन, ठीक है। तो एल्डिहाइड कीटोन्स की जो रिडक्शन है, ठीक है, वो भी डिस्कस किए जाएंगे, वो भी एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है। पढ़ना क्या क्या है वो आपको बता देता हूं मैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन को भी आज हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है आपका आज का जो सेक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी डिस्कशन होगा। नेक्स्ट रिएक्शन सेशन तो हर रोज का इंपॉर्टेंट है, आज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रिएक्शन हम करेंगे रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। यहां से क्वेश्चन जो आता है लास्ट, यहाँ से क्वेश्चन आता है जेई एडवांस के अंदर, और जेई एडवांस में प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन यहाँ से डिस्कस किया गया था, रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। तो कैसे होगा, क्या होगा, तो ये कुछ कॉमन है, मैंने आपको यहाँ पे सेक्शन बता दिया है, यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट्स को हम लोगों को करना है स्टडी। अब करते हैं यहाँ पे अब डिस्कस बहुत ही कॉमन सा स्टेप, कॉमन सी मैकेनिज्म की तरफ बात करेंगे, कुछ कॉमन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलो करते हैं कंटिन्यू। तो सबसे पहले बच्चों मैंने यहाँ पे मॉलिक्यूल लिखा है कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, मैं यहीं से कहानी स्टार्ट करूंगा, ध्यान दो। ये आपको यहाँ पे दे रखा है एल्काइन, ठीक है, ये आपको यहाँ पे दे रखा है एल्काइन। क्वेश्चन नहीं, अभी इसमें और भी एक्सप्लेनेशन अभी आएंगे, तो मैं पहले ही हाइड्रोकार्बन्स को स्टार्ट करता हूँ। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये होगा कि अगर हम एल्काइन में फर्स्ट मॉलिक्यूल जो पेरेंट मॉलिक्यूल है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, अगर मैं इसके सामने बच्चों लेके आता हूँ वाटर मॉलिक्यूल, तो मुझे बताओ आंसर क्या बनना चाहिए।
ठीक है, बिल्कुल लॉजिक बिठाओ और दिमाग लगाओ, बिल्कुल यहाँ पे आंसर बताओ। ठीक है, आप लोगों को अनम्यूट किया है, बिल्कुल बोल सकते हो। तो यहाँ पे पहला पॉइंट आपका मैंने यही पूछा है कि अगर एल्काइन के सामने, यस, एल्काइन के सामने हम लोग वाटर मॉलिक्यूल से लेके आएंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स का मतलब हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो आपको पता है कि सिर्फ यहाँ पे मिलेगा H+NOH-। तो यहाँ पे रिएक्शन फीजिबल होगी या नहीं होगी? होगी भी तो क्या क्या बनने चाहिए प्रोडक्ट, बताओ मुझे, क्या क्या प्रोडक्ट यहाँ पे बनने चाहिए? पहला क्वेश्चन हमारा ये है। तो देखो आपको यहाँ पे क्या लग रहा है कि जो एल्काइन आपको यहाँ पे दे रखा है, जो हाइड्रोकार्बन आपको यहाँ पे दे रखा है, वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ क्या डायरेक्ट रिएक्शन परफॉर्म कर सकता है? क्या वाटर मॉलिक्यूल के साथ वो डायरेक्ट रिएक्शंस को परफॉर्म कर सकता है, यस और नो? बताओ मुझे। देखो ध्यान से, ये जो आपको दे रखा है, जो एल्काइन दे रखा है, इसको पहले आप आयोनाइज कर लो। आपकी मर्जी, आप पाई किधर लेके जाते हो, किधर नहीं लेके आते हो, वो आप देख लो। ठीक है, यहां से मिलेगा H+N, यहाँ से OH-। ये जो एल्काइन है वो कैसा है? सिमेट्रिकल। एल्काइन कैसा है? सिमेट्रिकल। ठीक है, इसमें प्लेनो सिमेट्री देखिए, बीच में कट करोगे 2 इक्वल हाफ में डिवाइड होगा। ओके, अब यहां से अगर मैं पाई को इधर से इधर कराता हूँ, किधर भी कराओ, इधर करा सकते हो, इधर करा सकते हो, सेम आंसर मिलेगा। ठीक, CH यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH नेगेटिव चार्ज। इसके सामने मैं दो कंडीशन बना के देता हूँ, ध्यान देना। इसके सामने मैं एक प्रोसेस बताऊं, H+आयन का अटैक फर्स्ट, दूसरा बोलूंगा OH- आयन का अटैक फर्स्ट। मैं दो केसेस ले रहा हूँ, समझ ध्यान से। फर्स्ट केस में मैंने क्या बोल दिया कि भाई H+ का अटैक हम पहले करा लेते हैं, और दूसरे केस में बोल रहा हूँ मैं OH- का अटैक मैं फर्स्ट कराऊंगा। ठीक है, मैं कॉन्सेप्ट की तरफ चल रहा हूँ। ठीक है, देखो, तो अगर मैंने H+ आयन का अटैक किया तो ऑब्वियसली यहाँ पे अटैक होगा। ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ से क्या बन सकता है? पहला केस क्या बन सकता है कि भाई पॉजिटिव यहाँ पे आ जाए, डबल बॉन्ड ये, और यहाँ पे आपका CH। ठीक है, एक ये स्टेट बनेगी। अगर OH- का अटैक होगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे होगा, तो बोलोगे यहाँ पे CH के साथ यहाँ पे OH हो जाएगा, और बाकी डबल बॉन्ड और यहाँ पे CH-। तो पहला पॉइंट तो ये देखो कि ये दो केस जो मैंने संदेश, बिल्कुल ध्यान से समझना, जिस केस की तरफ मैं चलना चाह रहा हूँ, समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये। अगर मैंने पहले की, देखो ध्यान दो, एल्काइन था, वाटर मॉलिक्यूल लेके आया, उसमें H+ का अटैक, पहला केस ले लिया मैंने, OH- का अटैक मैंने नहीं कराया। सेकंड के, मैं पॉसिबिलिटीज के साथ बात कर रहा हूँ, सेकंड केस के अंदर मैंने OH- का अटैक कराया, H+ का अटैक नहीं कराया। अब हम एक ऐसी सिचुएशन में पहुंच गए हैं कि ये जो फर्स्ट कंपाउंड है ये वाला, और ये सेकंड है, इन दोनों में से स्टेबल कौन है? बताओ मुझे, इन दोनों में से स्टेबल कौन सा होगा? हाँ, आप लोगों का माइक अनम्यूट है, बता सकते हो, इन दोनों में से स्टेबल कौन सा होगा? बताओ सभी लोग। सेकंड वाला स्टेबल, नेगेटिव हाँ, चार्ज, सेकंड स्टेबल होगा डेफिनेटली। क्यों स्टेबल होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर नेगेटिव चार्ज आया है। नेगेटिव चार्ज है, बिल्कुल सही है। रेजोनेंस है, कोई बोल रहा रेजोनेंस है, रेजोनेंस पे, रेजोनेंस को देखो ही मत, सीधी सी बात है। आप पहली चीज यहाँ पे चेक करो, मैं आपको देखो बताता हूँ। अगर आपको पता है जीओसी बन के कॉन्सेप्ट, वही मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप फिर से देखो, आपको मैं यहाँ पे कुछ सिक्वेंस लिख रहा हूँ, CH ट्रिपल बॉन्ड C-। ठीक है, और यहाँ लिखा मैंने CH2 डबल बॉन्ड CH-। मैंने लिखा यहाँ पे CH3 सिंगल बॉन्ड CH2-। क्या ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर करेक्ट है? क्या ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर करेक्ट है कि मोर एस परसेंटेज वाले एटम के पास नेगेटिव चार्ज, मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज, करेक्ट सीक्वेंस? परफेक्ट, समझ में आ रहा है सभी को? ओके, अब देखो इसके बाद, अरे भाई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास नेगेटिव चार्ज है तो ऑब्वियसली स्टेबिलिटी शो करेगा ना। अच्छा, बिल्कुल सही है रोहित ने, बिल्कुल परफेक्ट। ओके, अब इसके बाद मैं एक सीक्वेंस और लिखता हूं, समझो मैं कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग कराने की सोच रहा हूं, इस पे ही बात करेंगे। मैंने यहाँ पे लिया है CH ट्रिपल बॉन्ड C+। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा है CH2 डबल बॉन्ड CH+। ठीक है, फिर लिखा है मैंने CH3 सिंगल बॉन्ड NCH2+।
क्या ये भी ऑर्डर सही लिखा है स्टेबिलिटी का? जल्दी से बताओ मुझे। पॉजिटिव चार्ज ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज हाईली अनस्टेबल, ऑब्वियसली वो आपको ऑलरेडी पता है। अब यहाँ पे देखो यही चीज है, कॉन्सेप्ट को समझने की बात करो, आप रिस्पॉन्स करो, देखो सभी तभी मजा आएगा। ठीक है, देखो पहले केस में क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे, ठीक है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब एस परसेंटेज जहां पे ज्यादा है, तो एस परसेंटेज आपको हाइड्रेशन निकालना आता है। ठीक है, चार्ज एटम का कार्बन का, वो उसको आपको ऑलरेडी पता है, सिर्फ मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे नेगेटिव चार्ज ऑब्वियसली स्टेबिलिटी शो करेगा। नीचे अगर मैं बात करूं कि अगर आपके लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जहां पे हाइड्रेशन में एस परसेंटेज सबसे कम होगा, वहां पे अगर पॉजिटिव चार्ज आता है तो वहां पे डेफिनेटली स्टेबिलिटी ज्यादा। दोनों ट्रेंड क्लियर समझ में आ गया? अब उसको तो यहां लगा के देखो, इन दोनों में से स्टेबल कौन, तो पहले ऑक्टेट वाला कहानी चेक कर लो। तो ऑक्टेट चेक करोगे तो इस वाले कार्बन का ऑक्टेट पूरा होगा, लेकिन इस कार्बन का ऑक्टेट पूरा नहीं होगा। आप चेक करके देख लो, 1 2 3 4 5 6, ओनली 6 इलेक्ट्रॉन्स हियर प्रेजेंट। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स आपको देख रहे हैं। अभी बताओ मुझे, 6 इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं, ऑक्टेट इनकम्प्लीट, लेकिन इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। नीचे वाले में चेक करो तो इसके पास तो 8 इलेक्ट्रॉन्स दिख ही रहे हैं, क्या इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं? बिल्कुल यार, नेगेटिव चार्ज है, किसी से लिया है इलेक्ट्रॉन, ऑलरेडी 4 इसने किसी को दिया नहीं है। तो दो तो देखो 1 2 3 4 4 तो डबल बॉन्ड से हो जाएंगे, ठीक है, बाकी का हाइड्रोजन अटैच है तो 5 6, और वो नेगेटिव का तो लोन पेयर 2 इलेक्ट्रॉन्स, ऑब्वियसली इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट है। तो ऐसे भी आप बोल सकते हो कि ये देखो कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो। यहाँ पे ऑक्टेट के अगर रिस्पेक्ट में बात करें तो ऑब्वियसली सेकंड मॉलिक्यूल आपका जो है वो मोर स्टेबल है एज कंपेयर टू फर्स्ट। दूसरा भी एक बच्चे ने बताया एस परसेंटेज के बेस पे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे, तो भी हम आंसर निकाल सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे अगर नेगेटिव चार्ज आएगा तो अपनी स्टेबिलिटी को शो करेगा। परफेक्ट, तो सेकेंड वन इज मोर स्टेबल। तो क्या मैं फर्स्ट बना था इंटरमीडिएट, क्या मैं उसकी तरफ जाऊंगा? मैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की बात नहीं कर रहा हूं, अभी मैं कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं, मैं कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूं, ये बात समझो। मैं कॉन्सेप्ट को समझा रहा हूं, कहीं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन नहीं ले रहा हूं। अरे आएगा ना उसका नाम बताऊंगा, पहले कॉन्सेप्ट तो समझ लो, लगने कैसे वाला है। कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे सीधा रिएक्शन रट्टा मार के बैठ जाओ, बाकी लोग पढ़ाते हैं टीचर, पढ़ लो उसे, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। पहले कॉन्सेप्ट को समझ लो जो मैं बताना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे आपका दोनों में से फर्स्ट वाला तो कैंसिल हो जाएगा सीधा, कि फर्स्ट वाले से फर्स्ट वाला अगर आपको, तो इसका मतलब पता है क्या हो रहा है कि अगर एल्काइन के ऊपर अगर आपने इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराया, एल्काइन के ऊपर अगर आपने इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराया तो उससे बनेगा जो इंटरमीडिएट वो अनस्टेबल होगा। बात समझ में आ रही है? रटना नहीं है, बात समझो। अगर उसी एल्काइन के ऊपर पहला अटैक न्यूक्लियोफाइल का हुआ, OH माइनस का हुआ, न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ उसी एल्काइन के ऊपर, तो बना जो इंटरमीडिएट उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। तो आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो एल्काइन आपके यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को सपोर्ट करेगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो जो एल्कीन होता है, स्पेसिफिक एल्कीन ही एक ऐसा कंपाउंड है अनसैचुरेशन में जो बहुत ही अच्छे ढंग से इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन को सपोर्ट करता है। लेकिन एल्काइन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को मैक्सिमम केस में सपोर्ट करते हैं। तो मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एल्काइन वाले केस में बहुत बार इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन बोल दिया जाता है, लेकिन कुछ केसेस में काम करता है, लेकिन 99% केसेस के अंदर एल्काइन भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को ही सपोर्ट करते हैं। मतलब समझ में आता है कि पहला अटैक किसका होना चाहिए, पहला अटैक किसका होना चाहिए, न्यूक्लियोफाइल का, देन वी विल कॉल इट न्यूक्लियोफाइल। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर पहले इलेक्ट्रोफाइल का हो रहा था तो मतलब वो क्या था, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन था। अगर यहाँ न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा है तो हम बोल सकते हैं कि पहला स्टेप न्यूक्लियोफाइल का इज स्लो स्टेप, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में क्या था, पहला स्टेप इलेक्ट्रोफाइल का था, स्लो स्टेप था, आरडीएस था, सेकंड स्टेप न्यूक्लियोफाइल का हो गया था। अब यहाँ पे क्या होगा, एल्काइन वाले केस में मैंने आपको प्रूव करके दे दिया है कि हमारा पहला स्टेप इलेक्ट्रोफाइल का किसी भी हालत में नहीं हो सकता है, न्यूक्लियोफाइल का ही होगा, बिकॉज अगली स्टेप में जो बनने वाला कंपाउंड है जो इंटरमीडिएट है उसकी स्टेबिलिटी हमें डिफाइन करनी पड़ेगी। बिकॉज यहाँ पे अगर वाटर मॉलिक्यूल मैंने डाला है तो उधर आंसर नहीं जाएगा, H+ के साथ रिएक्शन नहीं जाएगा पहली स्टेप में, OH- के साथ पहली स्टेप जाएगा। तो OH- इज द फर्स्ट अटैकर, OH- इज द फर्स्ट अटैकर। क्या समझ में आ गया? बताओ यहां तक परफेक्ट। पहला अटैक किसका, इलेक्ट्रोफाइल का। सेकंड अटैक किसका होगा, OH- का पहला अटैक। सेकंड अटैक किसका होगा, आपके H+ आयन। ये बात पहले समझ में आ रही है? न्यूक्लियोफाइल की तरफ मैं चल रहा हूं धीरे धीरे, पहला कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे समझ में आ गया। सभी लोग बताओ यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है?
Yes, raise your hands please. Okay, only 5 students. Next. Yes, thank you. Yes, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। यहाँ पे मैंने फिर से एक कॉन्सेप्ट फिर लेके आ रहा हूँ, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, समझो। यहाँ पे ये मैंने फिर से लिखा है एल्काइन। अब इस एल्काइन के साथ ध्यान से देखना, अगर इस एल्काइन के साथ मैं डायरेक्ट वाटर मॉलिक्यूल्स को डालता हूं तो डेफिनेटली आंसर बनेगा, डेफिनेटली आंसर बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर बिल्कुल यहाँ पे डिफाइन होगा। लेकिन बात यहाँ पे पता क्या है कि अगर एल्काइन के साथ ये वाटर मॉलिक्यूल आया, वहां से OH माइनस अटैक कर गया, आंसर बन जाएगा पूरा, ठीक है, स्टेप फॉलो हो जाएगी। लेकिन बच्चों बात समझना ध्यान से, होगा क्या कि जब एल्काइन के सामने ये वाटर मॉलिक्यूल आएगा तो एल्काइन में क्या है, दो आपके पाई बॉन्ड है, समझो। यहाँ से दो पाई बॉन्ड है, इसका हाइड्रोजन क्या है, sp हाइड्रोजन है, इसका हाइड्रोजन क्या है, sp हाइड्रोजन है, लीनियर है। और लीनियर का मतलब ये जो एल्काइन है, ट्रिपल बॉन्ड जो नेचर दिख रहा है, इसकी वजह से बच्चों ये क्या होता है, जैसे आपको बताऊं मैं, यहाँ पे सिलेंडर, ध्यान दो, इस तरीके से ये जो सिलेंड्रिकल शेप दिख रहा है ना, ये इस तरीके से, ये जो एल्काइन है ना बीच में, ये आपको सिग्मा इस तरीके से दिख जाएगा। तो ये जो आपका एल्काइन है वो पूरी तरीके से सिलेंड्रिकल शेप में चला जाता है, लीनियर सिलेंड्रिकल शेप में चला जाएगा। अब सामने वाटर मॉलिक्यूल्स है, तो वाटर मॉलिक्यूल के पास सिर्फ का हाइड्रोजन एनर्जी है, तो क्या सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल अगर यहां से रिएक्शन करेगा तो आंसर तो बनेगा, बट उसका रेट बहुत स्लो होगा, समझो। उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो बहुत स्लो होगा, बिकॉज इस सिलेंडर को ब्रेक करना बहुत डिफिकल्ट है। यहाँ पे आपको अधिक एनर्जी देनी पड़ेगी, जो वाटर मॉलिक्यूल के पास सफिशिएंट एनर्जी नहीं है। इस बात को पहले समझ लो, मेरी बात समझ में आ रही है। एल्काइन वाटर मॉलिक्यूल के साथ डायरेक्ट रिएक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता है, उसके पीछे रीजन बहुत ही क्लियर है, बिकॉज यहाँ पे आपका सिलेंड्रिकल शेप एक्वायर कर लेता है, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको ज्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, तो वाटर मॉलिक्यूल्स इतनी एनर्जी को सप्लाई नहीं कर सकता है। तो फिर क्या होगा, रिएक्शन का रेट तो बहुत स्लो होगा, लेकिन रिएक्शन के रेट को मुझे मेंटेन करना है, तो मैं क्या करूं बताओ, तो मुझे क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे ये जो ट्रिपल बॉन्ड वाला नेचर दिख रहा है, इस ट्रिपल बॉन्ड को विड्रॉ करने वाला, तो ट्रिपल बॉन्ड को विड्रॉ करने के लिए मैं यहाँ पे बच्चों लेके आता हूँ हैवी मेटल्स। और हैवी मेटल्स के बारे में आपको बता दूं मैं, तो मैं बेटा जनरली लेके आता हूँ मरकरी, ठीक है, मरकरी लेके आता हूँ Hg+2, या मैं मरकरी के सल्फेट लेके आऊंगा, ठीक है, मरकरी के सल्फेट लेके आऊंगा, मरकरी का सॉल्ट लेके आऊंगा, हैवी मेटल्स लेके आऊंगा। तो हैवी मेटल्स क्या करते हैं, वो पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ विड्रॉ करते हैं, इन पाई इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ करते हैं विड्रॉ, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि जो मरकरी, जैसे हम लोगों ने कल भी पढ़ा था आयरन के बारे में, FeCl3 के बारे में डिस्कस किया था, वो FeCl4- में कन्वर्ट हो गया था Cl2 के सामने, और Cl+ रिलीज किया था। लेकिन ये जो मरकरी है, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स को जैसे विड्रॉ करेगा, तो कहीं ना कहीं जो सिलेंडर दिख रहा है, जो एल्काइन दिख रहा है, ठीक है, उसका जो आपका सिलेंड्रिकल नेचर है दैट विल ब्रेक। तो पाई कहाँ होगा, नीचे की तरफ शिफ्ट होगा। आपको मेरी बात समझ में आ रही है। तो ये पता है कैसे दिखेगा, ये जो एल्काइन ऊपर दिख रहा था, मैं इसके रेट को बढ़ाना चाहता हूं, तो यहां से आपका ये इस तरीके से CH, और पाई आपका यहां से मरकरी की तरफ आपका शिफ्ट होता हुआ दिखाई देगा। और जैसे ये फेज क्रिएट होगा, तो वाटर मॉलिक्यूल्स को एक यहाँ पे, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल के पास भी का हाइड्रोजन एनर्जी है, इतनी तो एनर्जी है इसके पास, लेकिन यहाँ पे जो मरकरी है उसने इसको ईज कर दिया वाटर मॉलिक्यूल्स के अटैक को। तो वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे बहुत ही आसानी से इजीली अटैक कर जाएगा, और रिएक्शन का जो रेट होगा, वो भी यहाँ पे कर जाएगा इनहांस, वो इंक्रीज कर जाएगा। जैसे इंक्रीज करेगा, रिएक्शन आपका फटाफट से कंप्लीट हो जाएगा। अब ये बात समझ में आ गई, वाटर मॉलिक्यूल सीधा अटैक नहीं कर सकता है, जैसे हम लोगों ने एल्कीन वाले केस में पढ़ा था। तो एल्कीन के साथ में हम लोगों ने क्या किया था, वाटर मॉलिक्यूल के साथ में H+ आयन लेके आया था, जरा याद करो, वाटर मॉलिक्यूल के साथ में एसिडिक मीडियम लेके आया था, रिएक्शन का रेट बढ़ चुका था। सिंपल वाटर मॉलिक्यूल के अटैक से आंसर डायरेक्ट नहीं बन रहा था, बहुत स्लो स्टेप हो रही थी, इसलिए मैं एसिडिक मीडियम लेके आया था। लेकिन एल्काइन के साथ अगर रिएक्शन वाटर मॉलिक्यूल्स की होनी है, अगर आपको यहाँ पे हाइड्रेशन होना है, तो आपको हैवी मेटल्स आपको लेके आनी पड़ेगी, तभी रिएक्शन का रेट करेगा इंक्रीज। ये पिन पॉइंट बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर लो। अब सुनो ध्यान से, और मैं बताता हूं यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और यहाँ पे इसी के साथ आता है, कि अगर बच्चों मैं यहाँ पे इस तरीके से लिखूं, मरकरी के साथ मरकरी+2 एक सॉल्ट है, मरकरी जहां +2 की स्टेट में HgCl2 ले लो, आप यहाँ पे HgSO4 ले लो, लेकिन मरकरी+2 में होना चाहिए। तो मरकरी के साथ अगर मैं यहाँ पे लूं डाइल्यूट H2SO4, पहला केस, और सेकेंड केस में लिखूं कि मरकरी+2 के साथ लिखा मैंने कौन H2SO4। नाउ क्वेश्चन आपका अभी हमारा ये है कि इन दोनों में से
कौन सी स्टेप को मैं फॉलो कराना चाहूंगा इस एल्काइन के हाइड्रेशन के लिए, बताओ जल्दी से। Hg+2 के साथ ये पहली स्टेप, पहला मैं मान लेता हूं, इसको सेकंड मान लेता हूं। तो इन दोनों में से किसको मैं फॉलो कराना चाहूंगा, डाइल्यूट H2SO4 को या कौन का H2SO4 को मरकरी के साथ, अगर मुझे एल्काइन का कराना है हाइड्रेशन, बताओ जल्दी से। कॉन्सेंट्रेटेड के साथ। कॉन्सेंट्रेटेड के साथ, वाई? उसकी पावर ज्यादा होगी और सिलेंडर ब्रेक करने के लिए एनर्जी ज्यादा लगती है, आपने कहा था ना। देखो पावर वाली तो बात ही नहीं है, पावर का मतलब कुछ ऐसा है नहीं, यहाँ पे कोई चीज को पकड़ खींचना थोड़ी नहीं है। आप मेरी बात को समझो, मैंने आपको दो केस दिए थे, Hg+2 दिया था डाइल्यूट H2SO4। डाइल्यूट का मतलब है कि H2SO4 के साथ वाटर प्रेजेंट, डाइल्यूट का मतलब तो यही होता है ना, 60% समथिंग होता है कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। H2SO4 के साथ क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। सेकेंड केस में क्या है, कोई वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो जो कॉन्सेंट्रेटेड जो H2SO4 होता है ना, वो क्या करता है, डिहाइड्रेशन कराता है, वो डिहाइड्रेशन कराता है, डिहाइड्रोजनेशन कराते हैं, वो डिहाइड्रेशन वाले केस में आते हैं, एल्कोहल से वाटर मॉलिक्यूल बाहर लेके जाता है। लेकिन यहाँ समझो, डाइल्यूट H2SO4 में वाटर मॉलिक्यूल्स भी है प्लस H2SO4 भी है, मतलब H+ आयन भी है और वाटर मॉलिक्यूल्स भी है। मरकरी का काम क्या था, पहले मरकरी का काम समझ में आया। मरकरी पाई इलेक्ट्रॉन्स को मिनिमाइज कर देगा, उनको होल्ड कर लेगा, वाटर मॉलिक्यूल का अटैक फास्ट होगा। आप मुझे बताओ सेकंड स्टेप में क्या वाटर मॉलिक्यूल है, क्या सेकंड स्टेप में कौन H2SO4 में वाटर मॉलिक्यूल दिख रहा है? मुझे बताओ हाइड्रेशन के लिए दोनों में से कौन से मैं रिएजेंट को फॉलो करूंगा? तो मेरा आंसर जाएगा सेकंड की तरफ, फर्स्ट की तरफ सेकंड की तरफ नहीं, फर्स्ट की तरफ जाएगा, क्योंकि सेकंड की तरफ क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं है। सेकंड की तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं है, सिर्फ कौन H2SO4 है, तो मुझे तो हाइड्रेशन के लिए वाटर मॉलिक्यूल चाहिए ना हर हालत में, तो आपको सेकंड स्टेप में मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा, बिकॉज कौन H2SO4 जो होगा वो डिहाइड्रेशन को सपोर्ट करता है, वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकलता है फ्रॉम द अल्कोहल। लेकिन यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स तो है ही ना हाइड्रेशन के लिए। लेकिन ऊपर वाले केस को समझो, यहाँ पे डाइल्यूट वर्ड लिखा है, डाइल्यूट वर्ड का मतलब होता है वाटर मॉलिक्यूल। डाइल्यूट का मतलब क्या होता है कि भाई यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल भी है प्लस H+ आयन भी है, और इसके पहले आ गया था मरकरी, तो मरकरी ने पाई को होल्ड किया, वाटर मॉलिक्यूल के साथ H+ आयन, रिएक्शन रेट ऑलरेडी ज्यादा हो चुका है, फटाक से अटैक करेगा, हाइड्रेशन हो जाएगा, फिनिश। तो हम जाएंगे फर्स्ट स्टेप की तरफ, समझ में आ गया? बताओ मुझे, फर्स्ट स्टेप क्लियर हुई? सर जरा लास्ट वाला एक बार। अरे यार कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का मतलब होता है 90% से ऊपर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, H+ आयन का। तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में कोई भी वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं है। आपको जोड़ना किसको है, मैं जो टर्म यूज कर रहा हूं आपको जोड़ना किसको है, आप मुझे ये बताओ, क्या आप करना क्या चाह रहे हो? आप करना चाह रहे हो ना हाइड्रेशन, आप हाइड्रेशन कराना चाह रहे हो ना एल्काइन का, लेकिन हाइड्रेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ वाटर। तो आप ऐसे रिएजेंट यूज करो जिसके पास पानी हो। अरे करोगे ना। तो पहला मैंने बोला था कि Hg+2 के साथ अगर आप यहाँ पे यूज करते हो सपोज कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। सेकेंड मैंने बोला था कि अगर आप Hg+2 के साथ फॉलो करते हो डाइल्यूट H2SO4, तो मैंने पूछा दोनों में से किसको यूज करना है हाइड्रेशन के लिए, तो भाई इसको यूज नहीं कर सकता हूं मैं, ये तो अपना रोल प्ले करेगा मरकरी। लेकिन यहां मुझे बताओ कॉन्सेंट्रेटेड में क्या वाटर मॉलिक्यूल्स आपको दिखेगा? अरे यही नहीं दिखाएगा ना। अरे एसिड तो H+ आयन मिल जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं भाई, जब वाटर मॉलिक्यूल्स ही नहीं है तो हाइड्रेशन किस बात का, हाइड्रेशन किस बात का, नहीं ना। लेकिन इस सेकंड केस में मरकरी अपना रोल प्ले करेगा, पाई को विड्रॉ करेगा, है ना, पाई को मेंटेन करेगा, एनर्जी विल डिक्रीज। तो उस केस में यहाँ पे डाइल्यूट H2SO4 का मतलब होता है अप्रोक्स आपका 60% कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन इन द वाटर सॉल्वेंट, ठीक है। H2SO4 का मतलब यह डाइल्यूट H2SO4 का, और वेरी डाइल्यूट का मतलब 33% के समथिंग आ जाता है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन आपके H+ आयन का। अब इसमें डाइल्यूट का मतलब है कि यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल भी है प्लस आपका H2SO4 भी है। H2SO4 से आएगा आपका H+ आयन और सामने आपको दिख रहा है वाटर मॉलिक्यूल्स। तो वाटर मॉलिक्यूल का रिएक्शन रेट बढ़ने वाला है दो तरीके से, एक तो सामने H+ आयन पीछे से मिल गया, दूसरा उधर से मरकरी ऑलरेडी था, इसने एल्काइन को मेंटेन किया, और जैसे एल्काइन मेंटेन हुआ उसका आपका अनसैचुरेशन जैसे आपका न्यूट्रलाइज हुआ, थोड़ा आपका डाउन हुआ, उसी केस में आपका H+ और जो वाटर मॉलिक्यूल्स है, मतलब ट्रिपल बॉन्ड लगभग डबल बॉन्ड के नेचर को होल्ड कर लेता है, और उस केस में ये वाटर प्लस H+ आयन दोनों रेट को अटैक को फास्ट कर लेते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था एल्कीन के साथ वाटर प्लस H+ आयन एसिडिक मीडियम रेट फास्ट हो जाता है, उसी तरीके से यहाँ पे रेट फटाफट से बढ़ जाएगा। लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड में तो वाटर है ही नहीं है, तो हाउ कैन यू डिफाइन,
कि वहां से हाइड्रेशन हो सकता है। समझ में आ गया? अरे क्लियर हुआ? यस नो का आंसर तो आगे चलता हूँ। यस सर। बेटा प्लीज आंसर कर दिया करो, ठीक है? अगर हुआ है तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको बताता हूँ नेक्स्ट। नहीं तो मैं आपके इंतजार में बैठा रहूंगा। CH3 कार्बन ट्रिपल बॉन्ड NCH, इसके सामने मैं लेके आया हूं बच्चों HgSO4, और इसका भी परसेंटेज होता है मरकरी का अराउंड 2%, ऐसा एनसीईआरटी ने दे रखा है। 2% काफी लेस होता है, बहुत कम जरूरत पड़ता है, और ये एल्काइन को मेंटेन करता है ट्रिपल बॉन्ड को। नेक्स्ट बेटा सेकंड स्टेप में बात करूंगा वही H2SO4, और लिखा होता है ब्रैकेट में डाइल्यूट। अगर कहीं ऐसा लिखा हो कि H2SO4 इट इज ए कॉन्सेंट्रेटेड और प्लस लिख दिया हो वाटर मॉलिक्यूल्स, ऐसा लिखा है, तो इसका मतलब वही है डाइल्यूट। इसका मतलब वही है डाइल्यूट H2SO4। ऐसा भी लिखा हो सकता है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ मैंने वाटर मॉलिक्यूल्स और ऐड कर दिया तो डाइल्यूट ही बन जाएगा। समझ में आ गया? तो वो भी आपका यही है, जो ये दे रखा है वो ये दे रखा है। अब इसका आंसर क्या बनना चाहिए? चलो बताओ जल्दी से, कोशिश करो और आंसर बताओ। बताओ बेटा सबसे पहले क्या होना चाहिए? पाई का, मैं पाई के बारे में पहले बता चुका हूं। पाई का मूवमेंट किधर से किधर होगा, क्या होगा, ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। बताओ, पाई का मूवमेंट आप इधर से इधर करा सकते हो फर्स्ट स्टेप में, या फिर आप इधर से इधर करा लो, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जो बनेगा इंटरमीडिएट वो स्टेबल होना चाहिए। कहानी वही है। अगर मैंने फर्स्ट स्टेप को फॉलो किया तो मुझे बताओ यहाँ पे आंसर क्या बनेगा? ये CH3, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH, यही बनेगा, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। अगर मैं सेकेंड स्टेप को फॉलो करूं तो सेकेंड स्टेप से आंसर क्या बनना चाहिए? तो सेकेंड स्टेप से हमारा आंसर बनेगा CH3, यहाँ पे कार्बन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये आपका पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? आपको पता है कि हम अटैक H+ का भी करा सकते हैं, OH- का भी करा सकते हैं, कोई बात नहीं, आप करा लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ अटैक H+ का भी करा सकते हो, OH- का भी करा सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ पे भी जस्ट मैं बता चुका हूँ कि अगर आपने H+ का अटैक किया तो फिर क्या होगा? तो फर्स्ट स्टेप में सपोज आपने, वही है, अगर आपने H+ का अटैक किया तो हमें देखना पड़ेगा स्टेबिलिटी। OH- का अटैक किया तो हमें भी देखनी पड़ेगी स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब क्वेश्चन है कि इन दोनों में से कौन सी स्टेप को फॉलो करूं मैं? क्या फर्स्ट स्टेप को फॉलो करूं, क्या मैं सेकंड स्टेप को फॉलो करूं? जल्दी से आंसर करूं मुझे। फर्स्ट स्टेप को फॉलो करना चाहिए या सेकंड स्टेप को फॉलो करना चाहिए? सुशांत ने बोला है फर्स्ट स्टेप को, ऑब्वियसली बिल्कुल सही आंसर है। फर्स्ट स्टेप को ही हम लोग फॉलो करेंगे, सेकंड स्टेप है इनकरेक्ट। इसके बारे में कॉन्सेप्ट में बता चुका हूं पहले ही। अब फर्स्ट स्टेप यहाँ पे आ गई है, तो मैं ले लेता हूं मैं CH3, नाउ दिस इज कार्बन। बिल्कुल सेकंड वाला अनस्टेबल है ऑब्वियसली, अभी कॉन्सेप्ट बता चुका हूं, इसलिए कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, है ना? यस, अगर आपको एडवांस तक पहुंचना है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये आपका हो गया है CH-। सिर्फ एडवांस ही नहीं यार, कोई से भी एग्जाम है, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो, है ना? बाकी मैंने लेक्चर्स देखे आप लोगों के, इसको तोड़ो, उसको जोड़ो, उसको तोड़ो, इसको जोड़ो, ठीक है? आंसर गलत हो जाएगा, याद रखना एग्जाम के अंदर, ये कोई बोर्ड का एग्जाम नहीं चल रहा है यहाँ पे। अब इसके बाद क्या होगा? यहाँ से आपको जो OH- और H+ की बात करेंगे तो OH- का जो अटैक है वो आपका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर को यहाँ पे हो जाएगा, और जो H+ का अटैक है वो यहाँ हो जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें? स्टेप आपको समझ में आ रही है? पहली स्टेप किसकी होगी बताओ मुझे? फर्स्ट स्टेप OH- का अटैक, सेकंड स्टेप H+- का अटैक, हो गया परफेक्ट। अब इसके बाद कंपाउंड क्या बनेगा वो समझो। यहाँ पे कंपाउंड एक कंपाउंड बनेगा, यहाँ से कोई बच्चा ज्वाइन हो रहा है बार बार और फिर लिमिट हो रहा है, नेटवर्क इश्यू होगा उनके, ठीक है? तो CH3 देन कार्बन, यहाँ पे आपका हो गया OH, यहाँ पे हो गया डबल बॉन्ड, ये हो गया CH2। ये कौन सा कंपाउंड है बताओ जल्दी से? आपने ट्यूटोमेरिज्म पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? बताओ ट्यूटोमेरिज्म पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? वहां मैंने आपको पढ़ाया था इनॉल फॉर्म, उसी कारण पे डबल बॉन्ड, उसी कारण पे OH। समझ में आ रहा है? जितना पहले पढ़ा था उसी पे डिपेंड है पूरी की पूरी रिएक्शन का एक भी पार्ट ऐसा नहीं है जो GOC1 पे डिपेंड ना हो, आइसोमेरिज्म पे डिपेंड ना हो, ट्यूटोमेरिज्म पे डिपेंड ना हो, सब कुछ इसी पे डिपेंड है। बिल्कुल। तो ये आपको जो दिख रहा है दिस इज इनॉल फॉर्म, और इनॉल फॉर्म आपको पता है जनरली इनॉल फॉर्म अनस्टेबल होती है, जनरली इनॉल फॉर्म अनस्टेबल होती है एज कंपेयर टू कीटो फॉर्म। अगर आपके इनॉल फॉर्म के साथ कुछ एक्स्ट्रा इफेक्ट वर्क करते हैं, लाइक रेजोनेंस, लाइक कंजुगेशन, लाइक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, तो उस केस में उसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। मैंने क्लास में बहुत सारे एग्जांपल्स कराए हुए थे। तो यहाँ पे अगर अनस्टेबल तो अनस्टेबल है, तो बेटा यहाँ पे क्या होगा? पता है कि ये वाला हाइड्रोजन ये एसिडिक हाइड्रोजन है, ऑब्वियसली एसिडिक हाइड्रोजन है, आपको पता है इट इज एसिडिक हाइड्रोजन,
यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट होगा, H+ जैसे बाहर जाएगा वो रेजोनेंस करेगा। तो मैंने बोला था कि एस, देखो इसके पास बहुत सारे हाइड्रोजन है, 3 इधर है, 3 2 5 और 1 6, भाई 6 हाइड्रोजन है। 6 में से किस हाइड्रोजन को बाहर निकालोगे आप, जल्दी से बताओ मुझे। ऐसे हाइड्रोजन को कि जो हाइड्रोजन H+ में जाएगा वो इलेक्ट्रॉन को छोड़ के जाएगा, तो उसका नेगेटिव चार्ज स्टेबल होना चाहिए और फायरिंग ऑफ H+ आयन तेज होगा। तो यही वाला H+ आयन क्या करेगा, वो यहाँ से यहाँ मूव कर जाएगा, और ये वाला जो पाई होगा वो यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ट्यूटो मैकेनिज्म याद होगा, पूरे मैकेनिज्म पे नहीं जा रहा हूँ, ऑलरेडी पढ़ाया था बहुत अच्छे से, 1 महीने पढ़ाई थी सारी चीजें ये। अब बात करेंगे इसके बाद, यहाँ से हम लोग, ये बन गया बेटा CH3, और इसके साथ आपका ऊपर हो गया है OH पार्ट, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ठीक है। ऊपर OH ऑलरेडी वो था, अभी इसको मैं इनॉल फॉर्म है, इनॉल फॉर्म को हम लोग डायरेक्ट कीटो फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं सीधा। 1 सेकेंड, यस। तो अब ये इनॉल फॉर्म जब ये कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा तो बनेगा आपका CH3, नाउ दिस इज C डबल बॉन्ड O, नाउ दिस इज CH3, दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट एंड दिस इज द स्टेबल। तो समझ में आ गया, स्टेप पूरी क्लियर, ठीक है। बताने को तो मैं आपको विद इन 1 मिनट में बता देता, लेकिन आप अगर क्वेश्चन बदलते हैं तो फिर आपको जो GOC वाला पार्ट कैसे यूज करना है, और उसका जो फिर इनॉल फॉर्म कैसे बनेगी, फिर कैसे आंसर से जाना है, कॉन्सेंट्रेटेड क्यों नहीं लेना है, ठीक है, डाइल्यूट क्यों लेना है, कितना परसेंटेज होना चाहिए, वो सारे के सारे केसेस। यस, परफेक्ट। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे, ध्यान दो। जैसे बच्चों एक सिंपल सा क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे दिया, यस, एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ यहाँ पे। एक क्वेश्चन है आपका यहाँ पे इस तरीके से, समझना ध्यान से। क्वेश्चन है CH3 C डबल बॉन्ड O, नाउ दिस इज CH3, और इसका ट्यूटोमेरिज्म हुआ था। ट्यूटोमेरिज्म इसका मैं करा सकता हूँ, तो यहाँ से इक्विलिब्रियम डिफाइंड होगा, ये CH3 हो गया, यहाँ से आपका ये OH, ठीक है, और इधर आपका मैं बना लेता हूँ CH2, ठीक है। बताओ पहले, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये आपकी क्या दे रखी है, ये कीटो फॉर्म है, ठीक है, दिस इज कीटो फॉर्म एंड दिस इज द इनॉल फॉर्म, दिस इज द इनॉल फॉर्म। क्वेश्चन है कि अगर इसके सामने ये जो ऊपर इनॉल फॉर्म है, अगर इस इनॉल फॉर्म के सामने मैंने यहाँ पे यूज किया है D2O एंड फॉलोइंग दी D+ आयन, ध्यान दो, D2O यूज किया है मैंने, है ना, और D+ आयन यूज किया है, तो व्हाट इज द आंसर। मैं जरा कुछ आपको, यस, मैं कुछ आपको यहाँ पे ऑप्शन देता हूँ, ठीक है। तो ऐसे मान लेते हैं कि A का फॉर्मेशन होगा, मैं ऑप्शन देता हूँ, पहला ऑप्शन आपको बताना ऑप्शन कौन सा होगा। ऑप्शन दे रहा हूँ CD3 C डबल बॉन्ड O, नेक्स्ट इज CD3, ये फर्स्ट ऑप्शन है। सेकंड ऑप्शन देता हूं मैं आपको CH3 C डबल बॉन्ड O, नाउ दिस इज CD3। इसके बाद देता हूं मैं थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन आपका है CH3 C के साथ ऊपर है OD ग्रुप लगा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड, नाउ दिस इज CH2। और फोर्थ ऑप्शन भी यही कर देता हूं मैं, CH3, नाउ दिस इज COH एंड नाउ दिस इज डबल बॉन्ड CD2, ठीक है। ये 4 ऑप्शंस मैंने दिए हैं, चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन होगा ए, जो ए कंपाउंड फॉर्म होगा वो क्या होना चाहिए, चलो बताओ। चलो परफेक्ट, अब समझते हैं प्रोसेस को। देखो सबसे पहले जो गिवन कंपाउंड उसको लिख लेते हैं। ये है आपका CH3, यहाँ पे था बच्चों COH, और इसके साथ था यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड CH, परफेक्ट है। इसके सामने अपन ने क्या लिया था, बताओ बच्चों, मैंने लिया था D2O, इसके सामने था D+ आयन, बस इतना ही था, इसके अलावा कुछ और था नहीं इसमें। अब पहली स्टेप फॉलो कैसे होगी उसको समझना जरूरी है। तो देखो पहले तो मैं आपको यहाँ पे एक नोट बताने वाला हूँ बहुत ही अच्छा सा, और इस नोट को आप हमेशा के लिए ध्यान रखना कि जब भी बच्चों एक लिविंग नेचर के बारे में बात आए, LG लिविंग नेचर के बारे में अगर बात होती है, लिविंग ग्रुप के बारे में बात हो या लिविंग नेचर के बारे में बात हो, तो बच्चों हाइड्रोजन का लिविंग नेचर 7 टाइम्स, कितना, 7 टाइम्स ड्यूटेरियम से ज्यादा होता है। ध्यान दो, हाइड्रोजन का लिविंग नेचर 7 टाइम्स, ये कोई बताएगा नहीं, सिर्फ चिपका बताएगा कि आंसर ही बन जाएगा। लिविंग नेचर जो आपके हाइड्रोजन का होता है, इन दी, अगर आपका ड्यूटेरियम भी दिख रहा है, हाइड्रोजन भी दिख रहा है, तो पहले क्योंकि ये कॉन्सेप्ट इसमें यूज होने वाला है, ठीक है। तो हाइड्रोजन का लिविंग नेचर लगभग 7 टाइम्स अधिक होता है। जैसे मैं एक क्वेश्चन आपको दूं, सिंपल सा क्वेश्चन दूं आपको, ध्यान देना। जैसे मान के चलो मैंने यहाँ पे ना आपको फिनॉल दे दिया, एक क्वेश्चन देखो, मैंने आपको फिनॉल दे दिया, यहाँ पे आपका OH है, और इसके सामने मैंने यही मीडियम लेके आया बच्चों कि मैंने लेके आया D2O एंड फॉलोइंग दी D+ आयन, ठीक है। तो ये जो D+ आयन है ना, ये इजीली अटैक करेगा इस H को, तो फटाफट से इसे बाहर निकाल देगा, बिकॉज लिविंग नेचर हाइड्रोजन का बहुत ज्यादा होता है 7 टाइम्स। तो इसका सीधा आंसर मैं आपको बता देता हूँ, सीधा आंसर इसका ये नीचे बेंजीन, ऊपर आपका OD, ये परफेक्ट सीधा से सीधा आपको आंसर मिल जाएगा, कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। अभी सुनना ध्यान से, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को बता रहा हूँ जिसका यूज आपको वापस देखने को मिलेगा बहुत जगह।
ठीक है, जब बाकी हम रिएक्शन की तरफ मूव करेंगे। तो अब क्वेश्चन है कि इसको हम प्रोसीड कैसे करें, जो रिएक्शन का प्रोसेस दे रखा है उसको हम लोग प्रोसीड किस तरीके से करें। तो देखो बच्चों, सामने आपको दे रखा है इनॉल, ठीक है, तो इनॉल में प्रोसेस किया जाए, थिंक करो और बताओ। इनॉल में सबसे पहला प्रोसेस क्या किया जाए, हम क्या खोजेंगे सबसे पहले, तो हम लोग क्या खोजेंगे बच्चों, मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन, बिकॉज जो आपका डी है, आपको जो डी है और हाइड्रोजन यहाँ पे है, अगर आपको पता है कि हाइड्रोजन जो है वो एसिडिक, आपको H प्लस आयन वाला चाहिए, वो भी सी नेचर का चाहिए, ये जो डी है वो भी सी नेचर का होना चाहिए। तो इधर देखो ये डी प्लस ऑलरेडी दिख रहा है, ये किसी एसिड से आया होगा, D2SO4 टाइप से, ठीक है, ये किसी एसिड से आया होगा, तो ये डी प्लस है। तो खोजना कि इस पूरे मॉलिक्यूल में कौन सा एसिडिक हाइड्रोजन ऐसा है जो सबसे अधिक एसिडिक है, प्लस जिसके पास पॉजिटिव चार्ज सबसे अधिक दिखाई देगा। तो आपको पता है कि ये वाला जो हाइड्रोजन है यही एक ऐसा हाइड्रोजन है जहां पे आपको सबसे एसिडिक नेचर मिलेगा, बिकॉज जैसे ये H प्लस बाहर जाएगा तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, वो माइनस स्टेबल होगा नीचे आपके रेजोनेंस के थ्रू, समझ में आ गया, परफेक्ट। तो वो आपका हो गया है एसिडिक हाइड्रोजन। तो उसके साथ बच्चों लिखा मैंने लीविंग नेचर के बारे में लिखा है, लीविंग ग्रुप के बारे में लिखा है, तो ये डी प्लस बेटा सीधा सीधा उसे रिप्लेस कर देगा, सीधा आंसर देखो ध्यान से, तो ये CH3 बन गया, यहाँ से CO हो गया, D हो गया, और यहाँ पे डबल बॉन्ड या आपका CH2। अब ये बन गई आपकी स्पीसीज। अब क्या होगा, अब फिर से समझो, फिर से ये पॉइंट होगा कि अब यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है इनॉल फॉर्म जैसा सेक्शन दिख रहा है डी, ये डी क्या करेगा, ये डी ये करेगा कि मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन को फिर से सर्च करेगा पूरे मॉलिक्यूल में, समझना ध्यान से। तो इसके साथ देखो 3 हाइड्रोजन तो यहाँ पे है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे है, तो मोस्ट एसिडिक कौन सा होगा, तो ये 3 वाले मोस्ट एसिडिक नहीं होने वाले हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा तो इसका ऑलरेडी S% कम है, sp3 वाला ये कार्बन है, इधर देखो तो sp2 वाला कार्बन है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, अगर H प्लस वहां से रिप्लेस होगा भी ऊपर नीचे तो आपका मोस्ट एसिडिक कौन सा, तो मोस्ट एसिडिक आपका ये होगा एज कंपेयर टू ये। तो ये जो ये वाला कार्बन है, ये डबल बॉन्ड वाला, इसका एसिडिक नेचर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू CH3, पहले ये बात समझ में आ जानी चाहिए। तो अब यहाँ से क्या होगा कि ये जो CH2 आपको दिख रहा था, इस CH2 में आपको दिख रहे हैं 2-2 हाइड्रोजन, ठीक है। अब उसको मैं करता हूँ यहाँ पे एक्सपांड और फिर देखो समझाता हूँ क्या होने वाला है। तो अगर मैं इसको एक्सपांड करूं तो वही लिविंग नेचर कॉन्सेप्ट लगने वाला है, ये हाइड्रोजन और यहाँ पे ये हाइड्रोजन। तो क्या करेगा, ये जो आपको ड्यूटेरियम दिख रहा है ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा, और ये जो हाइड्रोजन है यहाँ से ये ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा, ध्यान दो, ये आपका इसकी तरफ शिफ्ट होगा। ये माइग्रेशन नेचर कंटिन्यूस चलता रहता है, दिस इज एक्चुअली माइग्रेशन नेचर। तो पहला माइग्रेशन नेचर जब होगा तो स्पीसीज क्या बनेगी, देखो ध्यान से, ये CH3 हो जाएगा, ठीक है, और इसके साथ ऊपर आपका पहुंच जाएगा OH, यहाँ पे रहेगा डबल बॉन्ड, और ये आपको आ जाएगा CD, और इसके साथ एक रहेगा हाइड्रोजन, ये आपको मिल गई स्पीसीज। अब क्या होगा, अब फिर से ऊपर OH आ गया, ये फिर से इनॉल जैसा कंडीशन फिर से जनरेट हो गया है, तो फिर से क्या होगा, फिर से वही आने वाला है D2O, और इसके सामने आने वाला है D प्लस आयन। तो फिर से वही स्टेप क्या होगा कि ये जो D दिख रहा है यहाँ पे हाइड्रोजन दिख रहा है, ये फिर से उसे रिप्लेस करेगा, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे आपका पॉजिटिव, तो इसको सीधा रिप्लेस कर देगा, तो D जाके यहाँ पे सीधा अटैक कर देगा। तो फिर से नेक्स्ट स्पीसीज क्या मिलेगी वो देख लो, ये मिल जाएगा CH3, यहाँ से मिल जाएगा फिर से वही OD जैसे ये मिला था, ठीक है, और इसके साथ आपको यहाँ पे मिल जाएगा फिर से डबल बॉन्ड, और इधर आपका हो जाएगा, ऊपर आपको ऑलरेडी क्या दिख रहा था, यहाँ पे देखो ये D, नीचे हाइड्रोजन, तो एक ड्यूटेरियम, एक आपका यहाँ पे हाइड्रोजन, फिर से ये बन गया। अब फिर से स्टेप क्या होगी, फिर से आपका वही आने वाला है, वही वाटर, वही आपका D2O इन दी प्रेजेंस ऑफ D प्लस, तो सिर्फ आपका यहाँ पे एक्सचेंज होगा। तो आप यहाँ पे पहले एक्सचेंज कर लो, क्या एक्सचेंज होने वाला है, एक्सचेंज ये होने वाला है कि ये जो हाइड्रोजन है वो ऊपर की तरफ जाएगा, और ये D है वो नीचे की तरफ आएगा, ये बात समझ में आ रही है। तो देखो 2D नीचे आ जाएंगे, फिर उसके बाद क्या होगा, अगर ये एक्सिस में अगर डाला गया है D2O एंड D प्लस साइन, तो आपके इस साइड से जो दिख रहा है ना, ये वाला सेक्शन दिख रहा है, तो इसके साइड भी तीनों की तीनों जो हाइड्रोजन है वो ऊपर की तरफ कंटिन्यूअस शिफ्ट होते जाएंगे। पहले आप इस बात को समझो ध्यान से, जैसा अभी मैंने जब ऑप्शन दिए थे, तो ऑप्शन की तरफ मैं फिर से चलता हूं। तो अगर ये आपको क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा है, कुछ भी नहीं लिखने का मतलब ये आपको एक्सेस में दे रखा है, ध्यान दो, ये आपको एक्सेस में दे रखा है। तो जितने भी हाइड्रोजन आपको दिख रहे हैं, जो आपका बीच में था COH, उसके दोनों तरफ जितने भी दिखे हाइड्रोजन, वो सारे के सारे आपके रिप्लेस हो जाएंगे, और वहां पे आपको आ जाएगा क्या, ड्यूटेरियम आ जाएगा, ठीक है। और ड्यूटेरियम जब आ जाएगा तो क्वेश्चन हमारा ये भी समझना कि ये जो डबल बॉन्ड वाला सेक्शन था वो क्या सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो, हाँ बाद में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये इनॉल फॉर्म है, ये इनॉल फॉर्म है, ये कीटो फॉर्म को बाद में एक्वायर करेगा, तो बन जाएगा CD3 इधर, और यहाँ पे हो जाएगा आपका फाइनली C डबल बॉन्ड O, और इधर भी हो जाएगा CD3। तो दिस इज द करेक्ट मोस्ट स्टेबल आंसर। तो आंसर यहाँ पे जाके आपका फिनिश हो जाएगा।
तो पहली स्टेप देखो मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूँ। पहली स्टेप क्या हुई थी? फर्स्ट स्टेप के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है कि ड्यूटेरियम दे रखा है और अगर आपका यहाँ पे हाइड्रोजन दे रखा है तो आपको इसी मैकेनिज्म को फॉलो करना है कि आपके हाइड्रोजन का जो लिविंग नेचर है वो 7 टाइम्स अधिक होता है, बहुत अधिक होता है एज कम ड्यूटेरियम। तो डी प्लस आयन सबसे पहले निकालेगा इस एसिडिक हाइड्रोजन को, इनॉल वाले फॉर्म को, ऊपर से जो OH हाइड्रोक्सी वाले तो हाइड्रोजन है वहां से, तो CH को बाहर निकालेगा, H जाके और D जाके वहां शिफ्ट होगा। फिर इसमें क्या होगा? रीअरेंजमेंट होगा। रीअरेंजमेंट को ध्यान रखना पड़ेगा बिकॉज रीअरेंजमेंट होता है टू गेन दी स्टेबिलिटी। रीअरेंजमेंट होगा, हाइड्रोजन उधर जाएगा, ड्यूटेरियम इधर आएगा। फिर उसके बाद ये स्टेप बन जाएगी। इस स्टेप के बाद फिर से ऊपर OH आ चुका है, हाइड्रोक्सी फिर से क्रिएट हो चुका है। अब उस हाइड्रोक्सी के साथ फिर से H2O प्लस D+ आएगा, राइट। फिर वहां से H वो फिर से आपका साइड होगा, D जाके वहां पे अटैक करेगा। बात समझ में आ रही है? और अगर ये एक्सिस में होगा तो ये स्टेप आपकी इस कार्बन के साइड भी रिपीट होगी और रिपीट होने के बाद आपका आंसर बन जाएगा। लेकिन लिमिटेड सप्लाई दे रखा है तो आपको इधर से ही फिनिश करना होगा, एक साइड से, दूसरी साइड में फिनिश आपको नहीं करना है। तो फाइनली आपका जो इनॉल फॉर्म सिचुएशन था, इनॉल फॉर्म इन स्टार्टिंग में दे रखा था, वो फाइनली कीटो फॉर्म में आपका मोर स्टेबल होकर जाके रिएक्शन आपका फिनिश होगा। तो ये इनॉल फॉर्म जो बन रहा है आपके आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन का ड्यूटेरियम वाला फेस, दिस इज द मोस्ट स्टेबल, और यही आपका था आंसर फर्स्ट ऑप्शन। तो फर्स्ट ऑप्शन विल बी करेक्ट। पहले बताओ मुझे यहां तक समझ में आ गया? चलते हैं अपन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। यस, नेक्स्ट बच्चों एक मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, आप लोग आंसर करना उसका। क्वेश्चन है CH2 डबल बॉन्ड CH एंड सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ है CH3 और यहाँ पे बेटा डाला गया है वाटर मॉलिक्यूल एंड फॉलोइंग द एसिडिक मीडियम। ठीक है, हर चीज का रीजन है, बिना रीजन के कोई कुछ भी नहीं डाला गया है। ठीक है, चलो क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे दे दिया है मैंने। यस, परफेक्ट। क्वेश्चन आपके सामने है कि ये गिवन कंपाउंड है, इस गिवन कंपाउंड के सामने वाटर मॉलिक्यूल है और H+ आयन है। बताओ क्या आंसर होगा? थोड़ा थिंक करो, क्वेश्चन बहुत ही इजी है और आराम से बन सकता है, कोई भी इसमें डाउट नहीं होने वाला है। ये जो ऊपर वाली फॉर्म दे रखी है उसके साथ क्या किया जाए और आंसर नेक्स्ट स्टेप में क्या डेवलप हो, थिंक करो आराम से और बताओ। देखो, हिंट ये करना चाहूंगा कि यहाँ पे ऑक्सीजन के पास है लॉन पेयर्स और मैं बता दूं कि यहाँ पे आपके हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स। लॉन पेयर की मोबिलिटी ज्यादा होती है पाई इलेक्ट्रॉन से, ये बात समझ लो। लॉन पेयर की मोबिलिटी ज्यादा होती है पाई इलेक्ट्रॉन से। अब आंसर बनाओ। जो बच्चे पाई के बारे में सोच रहे हैं ना, अब रुक गए हैं, अब सोचो। और एक रिएक्शन आती है बच्चों ईथर की, बहुत ही सिंपल। जैसे मान के चलो ये सिमेट्रिकल ईथर, इस सिमेट्रिकल ईथर के सामने अगर आपका H2O आता है, ध्यान दो, अगर वाटर मॉलिक्यूल्स आता है इन दी प्रेजेंस ऑफ H+ आयन, तो यहाँ पे आपका डिसोसिएशन ऐसे कर दो, H यहाँ पे और इधर आपका OH माइनस, और यहाँ से किसी भी एक बॉन्ड को आप ब्रेक कर लो इसको, तो यहाँ से एक यहाँ से दो स्पीसीज बनती है। ये बात समझो, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं इस तरीके से कि क्या होगा कि ये जो मैं एक इजी मेथड बता रहा हूँ, इसका मैकेनिज्म जरूर मैं बताऊंगा। पहले देखो इजी मेथड समझ लो। अगर सिमेट्रिकल ईथर होगा, बिकॉज यहाँ पे ईथर आपको दिख रहा है, ईथर कहाँ दिख रहा है? देखो ये बीच में, ये एक पूरा का पूरा सेक्शन आपका एल्काइल है, R1 मान लो, आपका अनसैचुरेटेड है, और ये वाला पार्ट आप R2 मान लो। ठीक है, R1 R2, इसी तरीके से मैंने R1 लिया, यहाँ पे R2 लिया है। अगर ये सिमेट्रिकल है तो आंसर ऐसे बनता है। बाकी यहाँ पे GOC लगाने वाला हूँ ऊपर। ठीक है, तो दोनों साइड से आपको एल्कोहल ही मिलेगा, दोनों साइड से एल्कोहल, मतलब ये वाला सेक्शन इधर से इधर कट हो जाएगा, तो इधर से ये पूरा सेक्शन मिलेगा, तो एक बन जाएगा R1OH और दूसरा बन जाएगा R2OH। अगर ये सिमेट्रिकल है, दो एल्कोहल्स आपको मिल जाएंगे। अब सीन कुछ पता कैसा होता है, ये जो एसिडिक हाइड्रोजन है, जो H+ आयन है, वो अटैक सबसे पहले कहां पे करेगा? तो लॉन पेयर्स के इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो सीधे आएंगे, इस पे करेंगे अटैक। जब अटैक करेंगे तो पहली स्टेप में हो जाएगा आपका CH2 डबल बॉन्ड, यहाँ से CH, ऑक्सीजन के साथ आएगा यहाँ पे हाइड्रोजन, और इधर देखेगा आपको CH3। आपको ये बात समझ में आ रही है? बताइए जरा। ठीक है, और यहाँ पे एक लॉन पेयर्स होगा, बाकी रहेगा आपका पॉजिटिव चार्ज। अब थिंक करो, बाकी और चीजें करो, क्या वाटर मॉलिक्यूल्स का भी अपना कुछ रोल होगा? बताओ। मैंने इतना इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया, बाकी आप ट्राई करो। यस, यहाँ पे देखो सिंपल सी स्टेप ये है कि यहाँ से आपका ये पूरा का पूरा सेक्शन जो दिख रहा है ना, इस सेक्शन में यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, परफेक्ट है। तो लेकिन क्वेश्चन तो ये है कि ये जो H+ आयन डाला गया था, क्या वो अटैक करने के लिए डाला गया था? नहीं, उस H+ आयन का सिंपल सा मतलब था रिएक्शन को सपोर्ट करना। तो यहाँ पे जो अटैक आपको दिख रहा है, ये अटैक आपका सबसे पहले समझो पूरे स्टेप को हो क्या रहा है। ठीक है, पहले स्टेप को समझ लेते हैं पूरा। यहाँ से जो आपको यहाँ पे ईथर वाला जो सेक्शन दे रखा है, 1 सेकेंड, ये जो ईथर वाला सेक्शन आपको दे रखा है, ठीक है, अब आपको पता है कि लॉन पेयर्स की मोबिलिटी ज्यादा है पाई से। ठीक, तो सीधा सीधा आंसर होता है कि आप इसे सीधा सीधा ब्रेक कर दो, सीधा इसे आप ब्रेक कर दो, एल्कोहल बना लो। मैं बहुत इजी ट्रिक बता रहा हूँ,
ठीक है। बाकी ईथर के मैकेनिज्म पे बाद में आऊंगा। सीधा इससे आप क्या बना लो यहाँ पे अल्कोहल, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन इसके ऊपर बात कर रहा हूँ। सीधा इससे आप ब्रेक कर लो। जब सीधा से ब्रेक करोगे तो यहाँ से एक सेक्शन ये हो जाएगा, ठीक है, एक सेक्शन ये हो जाएगा, जिसमें एक सेक्शन आपका जो होगा वो कुछ बनेगा होता है दोनों साइड एल्कोहल बनेगा, दोनों साइड आपकी OH वाली कंडीशन क्रिएट हो जाएगी, यही तो क्रिएट होगा ना। तो यहाँ से आपको मिलेगा देखो CH2 डबल बॉन्ड CH, नाउ दिस इज OH, यहाँ लगा लो फर्स्ट, और यहाँ से अगर लगाओगे तो ये आपका बन गया है CH3, नाउ दिस इज OH। ये ऑलरेडी स्टेबल है, मैथनॉल, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये वाली फॉर्म कौन सी है? ये वाली फॉर्म आपको पता है क्या मिल गई है कि जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड है उसी के साथ आपको OH दिख रहा है, दिख रहा है ना। तो ये कन्वर्ट किस में हो जाएगा? ये मॉलिक्यूल्स फाइनली कन्वर्ट हो जाएगा आपका CH3 यहाँ आ जाएगा, देन C डबल बॉन्ड ये हो जाएगा, और बाकी आपका ये हाइड्रोजन। तो एक पार्ट एल्डिहाइड मिलेगा, दूसरा पार्ट एल्कोहल मिलेगा, ये इसका आंसर होगा। सीधा आंसर मैंने बताया, एल्डिहाइड एंड आपका एल्कोहल। क्या करना है कि दो एल्काइल पार्ट दिख रहे हैं उनको बीच में कट करो, बिकॉज अभी मैं यहाँ पे थोड़ा और लॉजिक पे जाऊंगा बाद में कि इसके रिएक्शन मैकेनिज्म में चीजें और भी किस किस तरीके से डेवलप हो सकती हैं। जब मैं यहाँ पे और अदर ग्रुप लगाऊंगा कार्बन के साथ, यहाँ पे मैं लगभग यहाँ पे बेंजीन लगाऊंगा, एरोमेटिसिटी लेके आऊंगा, मैं यहाँ पे हेलोजेंस लगाऊंगा, तो उस केस में आंसर किस तरीके से बदलेंगे। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का ही था, मैं आपको बताता हूँ। ये क्वेश्चन AIEEE का है, AIEEE क्वेश्चन है 2011 के अंदर। 11 का क्वेश्चन है, सीधा क्वेश्चन था। उसमें कुछ ना इसको डिसोशिएट करना था, इधर वाला पार्ट एल्कोहल, इधर वाला पार्ट एल्कोहल, वो कराना चाह रहा था कि यहाँ से आपका ये जो इनॉल जैसा सेक्शन मिलेगा वो कन्वर्ट हो जाएगा आपके एल्डिहाइड के अंदर, ठीक है, मिथाइल एल्डिहाइड के अंदर आपका ये कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपको यहाँ पे इसका एक आंसर था। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, 1 सेकंड, ओके, ठीक है। अब इसके साथ हम लोग बात कर रहे हैं कि रिएक्शन हमारी कौन कौन सी आती है। देखो C डबल बॉन्ड O, हम लोग बात कर रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पे। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में पहले मैंने कुछ केसेस डिस्कस किए, इंपॉर्टेंट केसेस। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इज बेसिकली डिफाइंड फॉर कार्बोनाइल ग्रुप, इज बेसिकली डिफाइंड फॉर कार्बोनाइल ग्रुप। लेकिन कार्बोनाइल के अलावा भी बच्चों मैंने बताया क्या, एल्काइन। तो एल्काइन के साथ भी आपकी एल्काइन के साथ भी क्या हुआ था, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही हुआ था। इलेक्ट्रोफाइल का टेक पहला नहीं था, न्यूक्लियोफाइल का टेक पहला था, सोलो स्टेप था, ठीक है। तो एल्काइन भी करता है आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, लेकिन हम जनरली पढ़ते हैं कि आपके कार्बोनाइल ग्रुप ही करते हैं, लेकिन एल्काइन भी करता है, जो मैंने पहले आपको बता दिया है, ठीक है। अभी सुनो ध्यान से, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप क्या होगी कि यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं आपके एनसीईआरटी वाले, उनको मैं करता हूँ यहाँ पे क्लियर, कौन कौन से मुझे पढ़ना है। तो सबसे पहले बच्चों मुझे पढ़ना है लिथियम देखो मैं सब कुछ आज पढ़ने वाला हूँ, ये सारा का सारा, या फिर मैं बोलूंगा NaBH4, इसके साथ रिएक्शन होगी तो क्या आंसर बनेगा। नेक्स्ट बच्चों में बोलूंगा गिग्नार्ड रिएजेंट RMgX, इसके साथ रिएक्शन होगी तो क्या आंसर बनेगा। नेक्स्ट में बोलूंगा आपका RONA, सोडियम एल्कोक्साइड, इसके साथ आंसर क्या बनेगा। नेक्स्ट बच्चों में यहाँ पे लेने वाला हूँ अमोनिया, या फिर मैं लेने वाला हूँ यहाँ पे NH2, नाउ G इज ए ग्रुप। वो ग्रुप आपका क्या होगा मैं बताऊंगा। यहाँ पे G आपका है, वो आपका या तो NH2 होगा तो हाइड्रोजन बनेगा, अगर OH होगा तो हाइड्रोक्सिल अमाइन बनाएगा, अगर CH3 होगा तो सिर्फ आपका मिथाइल अमाइन बना लेगा। तो ये ग्रुप आपके 3 हो सकते हैं, इन तीनों केसेस पे भी हम लोग करेंगे डिस्कशन, ध्यान दो। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट सेक्शन की बात करेंगे तो आएगा हाइड्रोजन साइनाइड, ठीक है, इसकी भी रिएक्शंस करेंगे डिस्कस। नेक्स्ट आपका आएगा PCl5, या फिर आपका PCl3, या फिर आपका SOCl2, ठीक है, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। और लास्ट रिएक्शन आपकी होगी एल्कोहल के साथ ROH। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की ये सारी की सारी रिएक्शंस अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पहला सेक्शन जो है हो पाएगा मैं करूंगा, जितना नहीं हो पाएगा उसको करूंगा नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस। तो स्टार्ट करते हैं। ये कुछ कॉमन रिएक्शंस हैं जिसके ऊपर हमें बात करना है। तो अटैकर मतलब ये सारे के सारे हैं कार्बोनाइल ग्रुप के ऊपर। तो अटैकर में सबसे पहले मैं लेना चाहूंगा हाइड्रोजन साइनाइड, जो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले बच्चों लिया मैंने यहाँ पे इस तरीके से C डबल बॉन्ड O, दिस इज कार्बोनाइल ग्रुप, और इसके सामने बच्चों में लेके आया हाइड्रोजन साइनाइड। अब मुझे बताओ यहाँ से क्या आंसर बनेगा। हाइड्रोजन साइनाइड लिया मैंने, थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा लॉजिक लगाओ, क्या आंसर बनना चाहिए, किस तरीके से रिएक्शन पॉसिबल होनी चाहिए। चलो मैं आपको यहाँ पे चेंज करके देता हूँ। चलो यहाँ पे केसेस की बात कर लेते हैं पहले, कि मान के चलो बच्चों मैंने क्या करा है, पाई ऑब्वियसली किधर जाएगा, आपको पता है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है एज कम्पेयर टू कार्बन, जो sp2 कार्बन है, तो पाई बाहर की तरफ शिफ्ट होगा, ये आपको पता चल रहा है। तो मैं पहला केस ले लेता हूँ कि भाई कार्बन के पास ले लेता हूँ यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर ले लेता हूँ माइनस चार्ज। अगर पाई को मैंने अंदर कराया, ए बी केस देख लो आप, तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज। ऑब्वियसली है कि जो सेकंड बन रहा है वो आपका अनस्टेबल है, ऑक्सीजन में पॉजिटिव नहीं आ सकता है। सिर्फ यही स्टेप आपको देखने को मिलेगी, बिकॉज
ऑक्सीजन के पास आपको क्या दिख रहा है, पॉजिटिव चार्ज, आप ऑक्सीजन के पास आपको नेगेटिव चार्ज दिख रहा है, करेक्ट है, यहां तक समझ में आ गया, ये स्टेप क्लियर नहीं होने वाली। अब आते हैं हाइड्रोजन साइनाइड पे। अब सुनना ध्यान से, मैं कुछ आपसे एक क्वेश्चन पूछ दूंगा यहाँ पे, तो सुनना, यहाँ पे जब एशियन की साइड से क्या क्या रिलीज होगा वो समझो। यहाँ से ये एशियल जैसा ही है, ठीक है, यहाँ पे H+ आयन और यहाँ से Cn- आयन, साइनाइड आयन और H+ आयन। मैं पहला अटैक कहाँ पे कर रहा हूँ और किस तरीके से कर रहा हूँ, जरा इसका आंसर मुझे दो। पहला अटैक मैं कैसे कर रहा हूँ और किस तरीके से कर रहा हूँ, कि आंसर हमारा कैसे होना चाहिए, बताओ। मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछता हूँ, जरा यहाँ पे आपको थोड़ा और कंफ्यूज करता हूँ, बताना कि H+ और Cn- आ गया, कोई इशू नहीं है, ये वाली स्टेप फिनिश होगी, तो पहला अटैक आपके H+ का कराऊं मैं, या पहला अटैक मैं Cn- का कराऊं, बताओ मुझे। पहला अटैक मैं H+ आने कराऊं कि पहला अटैक मैं Cn- का कराऊं, किसका कराऊं, साइनाइड कराऊं या H+ का कराऊं, किसका अटैक कराऊं, बताओ मुझे। करके देख लो भाई, करके देख लो यार। देखो अगर H+ आयन का अटैक कराया आपने तो आंसर क्या बनेगा, तो बनेगा कार्बन, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ये बन जाएगा OH, कोई डाउट नहीं। अगर मैंने यहाँ अटैक कराया Cn- का तो क्या बनेगा वो भी देख लो, कार्बन, और यहाँ पे Cn- है तो यहाँ पे कार्बन आ जाएगा, और ये आपका ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, बाकी यहाँ पे मिलेगा O-, यही मिलेगा ना। आप समझ लो ध्यान से, पहली स्टेप। अब ये पहली स्टेप दोनों आपकी आ चुकी है, पहली स्टेप मैंने बना दी है, आप डिसाइड करो कौन सा स्टेप, मैं किसकी तरफ जाऊं, किसकी तरफ जाऊंगा मैं, बताओ। तो सिंपल सा है, वी विल चेक द ऑक्टेट थ्योरी, वी विल चेक द ऑक्टेट थ्योरी। ऑब्वियसली मैं ऑक्टेट थ्योरी को चेक करूंगा, तो देखो नीचे के पूरे इसमें चेक करो, इसमें ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट, ऊपर भी ऑक्टेट कंप्लीट, सब कुछ ऑक्टेट कंप्लीट है, परफेक्ट। यहाँ पे सारे के सारे जो आपके एटम है सभी के ऑक्टेट कंप्लीट है। ऊपर चेक करो तो कार्बन का ऑक्टेट होगा इनकम्प्लीट, इस कार्बन का जो ऑक्टेट होगा वो होगा इनकम्प्लीट, आप चेक करके देख लो। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है, इसने अपने इलेक्ट्रॉन्स किसी और को दिया होगा, तो ये वाली स्टेप नहीं हो सकती है, मतलब आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे H+ का जो अटैक है वो फर्स्ट स्टेप नहीं हो सकता है। दिमाग क्लियर, रटना नहीं है, किसका अटैक फर्स्ट, किसका स्टेप, किसका अटैक सेकंड, अटैकर समझ में आना चाहिए। स्टेप बता रहा हूँ, जियोसी1 को लॉन्च कर रहा हूँ, यहीं पे समझ में भी आ रहा है, डिस्कशन पूरा कर रहा हूँ, परफेक्ट। अब सुनना सेकंड स्टेप में क्या होगा, मैं अपनी मर्जी से नहीं कर रहा हूँ, आपकी मर्जी से कर रहा हूँ क्योंकि आपको पता है कॉन्सेप्ट, इसलिए। तो अब ये जो स्टेप है हमारी, वो सेकंड स्टेप, ये जो सेकंड पॉइंट है इसी की तरफ ही फॉलो होने वाली है। तो आपको पता है सेकंड स्टेप किसका होने वाला है, तो इसके साथ सीधा आप लेके आ जाओ, जो बचा हुआ है, बचा हुआ क्या है बेटा, H+ आयन, इसका अटैक यहाँ करा दो, तो यहाँ से बनेगा कार्बन, और ऊपर आपको दिख जाएगा इधर दो बैलेंसिंग, यहाँ पे आपको साइनाइड, यहाँ पे बीच में आपको दिखेगा सिंगल बॉन्ड, ये बन गया आपका OH, ये स्पीसीज बनी। इस स्पीसीज का नाम बच्चों क्या होता है, किसी को पता, इस स्पीसीज का नाम क्या होता है, इस स्पीसीज का नाम क्या होता है, बताओ बताओ जल्दी से, इस स्पीसीज का नेम क्या होगा, यहाँ तो क्लियर है, ओके संदेश दो भाई, साइनो, हाँ क्या होगा, साइनोहाइड्रीन, ओके साइनोहाइड्रीन, ओबियसली साइनोजस्टिन, साइनोजस्टिन ओके, साइनोहाइड्रीन, ओके साइनोहाइड्रीन, ठीक है, वो इसका नाम होगा, बिल्कुल सही है। चलो साइनोहाइड्रीन, परफेक्ट, साइनोहाइड्रीन, साइनोहाइड्रीन इसका नाम होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूं, ध्यान से आप नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, कॉन्सेप्ट को समझते हैं थोड़ा सा। जैसे मैंने यहाँ पे दिया था C डबल बॉन्ड O, अब इस C डबल बॉन्ड O में अगर ये पाई बाहर की तरफ गया था तो आपको परफेक्टली दिख रहा था कि भाई यहाँ पे आपका बना था C ऑक्सीजन, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आया था पॉजिटिव चार्ज, ठीक। और आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे ज्यादा होना चाहिए, कहाँ पे कम होना चाहिए, ये बात मैं सुनने की थोड़ा सा मैं देखना चाहूंगा। कि मान के चलो यहाँ पे X- का अटैक है, ये हम लोगों ने पहले प्रूव कर चुके हैं कि पहला अटैक इसके ऊपर किसका है, न्यूक्लियोफाइल का, ठीक है, बिकॉज जो बनी थी स्पीसीज वो स्टेबल थी, तो इसका नाम इसलिए पड़ा है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, बिकॉज पहली स्टेप न्यूक्लियोफाइल की हुई है, बना है प्रोडक्ट आपका, वहां पे जो बना इंटरमीडिएट वो स्टेबल बना है, तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, बाद में अटैक हुआ था इलेक्ट्रोफाइल का, ये समझ में आ गया। अब एक मैं और क्वेश्चन पूछता हूँ, क्वेश्चन हमारा ये है कि यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, परफेक्ट, तो अगर मान के चलो यहाँ पे X- का अटैक है, ठीक है, तो X- के अटैक के लिए पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए, मुझे बताओ। पॉजिटिव चार्ज इस कार्बोनाइल कार्बन पे, इस sp2 कार्बन पे ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, तो मैं बिल्कुल बोलूंगा कि भाई पॉजिटिव चार्ज शुड बी मैक्सिमम, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज शुड बी मैक्सिमम, ठीक है। और सेकेंड में बोलूंगा
कि पॉजिटिव चार्ज क्या आपका लो होना चाहिए, क्या पॉजिटिव चार्ज आपका लो होना चाहिए? तो लो नहीं होना चाहिए। अगर लो पॉजिटिव चार्ज होगा तो भाई जो न्यूक्लियोफाइल है उसका अटैक ही नहीं होगा प्रॉपरली। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच है, इसको यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज मैक्सिमम चाहिए। जितना अधिक पॉजिटिव चार्ज होगा तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का जो रेट होगा उतना ही क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का रेट बच्चों किस पे डिपेंड करेगा? उस कार्बोनाइल कार्बन पे जिसके पास प्रेजेंट है पॉजिटिव चार्ज। तो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा तो क्या होगा, कार्बोनाइल ग्रुप में 2 वैलेंसी खाली है कार्बन के पास, उसके पास मैं ऐसे ग्रुप लगाना चाहूंगा जो उस कार्बोनेट पॉजिटिव चार्ज को बढ़ाएं। अगर कोई देने वाला ग्रुप होगा ना इलेक्ट्रॉन्स का, तो वहां पे न्यूक्लियोफिलिक रेट बहुत ही मिनिमम हो जाएगा। ये बात आप समझ लो, ये बात समझ में आ रही है? तो पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए वहां पे आपका मैक्सिमम। समझ में आ गया? परफेक्ट है? यहां तक कोई डाउट है? यहां तक पूछिए जरा। यहां तक सभी कुछ क्लियर हो गया ना? चलो अब क्वेश्चन एक करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं छोटा सा। एक क्वेश्चन है, आपको बताना है कि सबसे फास्ट स्टेप कहां होगा। यस, एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, CH3, नाउ दिस इज C डबल बॉन्ड O, नाउ दिस इज CH3 फर्स्ट, ठीक है। सेकेंड में पूछूंगा आपसे CH3, नाउ दिस इज C डबल बॉन्ड O, नाउ दिस इज हाइड्रोजन। और नेक्स्ट में पूछूंगा CH3, नाउ दिस इज C डबल बॉन्ड O, नाउ दिस इज CCl3। बताओ मुझे सबसे फास्ट अटैक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का, ये न्यूक्लियोफाइल मान लो, इस न्यूक्लियोफाइल का अटैक का जो ऑर्डर है, जो रेट है, ये जो गिवन कंपाउंड है उनके साथ कार्बोनाइल कंपाउंड है हर जगह, तो सबसे ज्यादा अटैक किसके साथ होगा और सीक्वेंस क्या बनना चाहिए? बताओ मुझे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम लोग। बी के पास ज्यादा होना चाहिए। अरे भाई मेरे, अरे यहाँ पे ये पाई ऊपर जाएगा ना, करके देखो, यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। सी में ज्यादा होगा। हाँ, ये पाई ऊपर जाएगा, पॉजिटिव यहाँ होगा, ये पाई ऊपर जाएगा, पॉजिटिव यहाँ आएगा। तो पॉजिटिव सबसे ज्यादा कहाँ दिखेगा? इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ करने वाले ग्रुप होंगे। सी पर CCl3 इलेक्ट्रॉन विड्रॉ। ऑब्वियसली यार, 3 क्लोरीन लगा के दे रखा है ना, तो क्लोरीन तो अपना माइनस साइड बच्चों डोमिनेट ही करेगा ना। जब ये माइनस साइड डोमिनेट करेगा, विड्रॉइंग कैपेसिटी होल्ड करता है। ऊपर तो CH3 कैसा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इधर से इलेक्ट्रॉन, इधर से इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव फिनिश, पॉजिटिव फिनिश, तो रिएक्शन लगभग आपकी नलीफाई हो जाती है। सेकंड केस में देखो CH3 दे रखा है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, लास्ट में ये भी डोनेटिंग ग्रुप है, बट ये विड्रॉइंग ग्रुप भी तो है, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आपको उन दोनों कंपेरिजन में, ए और बी कंपेरिजन में ज्यादा मिलने वाला है। तो हमारा जो आंसर बैठेगा वो बी बैठेगा। तो सही आंसर ऑर्डर क्या होना चाहिए? तो सबसे फास्ट सी हो जाएगा, फिर कौन आना चाहिए? बी आना चाहिए, फिर कौन आना चाहिए? ए आना चाहिए। यही तो आंसर बनेगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के रेट का। समझ में आ गया? एक क्वेश्चन और दूं? चलो एक क्वेश्चन और देता हूं। चलो आ या बी होगा पहले? क्या होगा बेटा? सर उसमें ए हो पहले होगा या बी? ए होगा ना, ये क्यों होगा पहले? क्योंकि दोनों साइड से प्लस आए। हाँ 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 हाँ, इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो पॉजिटिव खत्म नहीं हो जाएगा? सेकंड वाले में तो CH3 था सिर्फ, इधर तो हाइड्रोजन ही था, उसका तो प्लस ही माइनस सब कुछ 0 होता है ना। हाँ यस सर, गॉट इट। ओके डन। अब देखो एक क्वेश्चन और दे रहा हूं। एक क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि बेटा लिया है मैंने हाइड्रोजन एंड C डबल बॉन्ड O एन हाइड्रोजन। सेकंड सेक्शन देखो, मैंने यहाँ पे ले लिया है बेंजीन इस तरफ, यहाँ लिया है C डबल बॉन्ड O, यहाँ लिया हाइड्रोजन। सी ऑप्शन लिया है मैंने यहाँ पे बेंजीन, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, नाउ दिस इज बेंजीन। एंड डी ऑप्शन लिया है मैंने यहाँ पे बेंजीन, यहाँ C डबल बॉन्ड O, नाउ दिस इज CH3। बताओ मुझे कि जब इन सब के सामने बच्चों न्यूक्लियोफाइल का जब अटैक होगा, तो न्यूक्लियोफाइल का जो अटैक है, जो रिएक्टिंग रेट है, उसका ऑर्डर क्या होगा? सबसे फास्ट अटैक कहां पे होगा, सबसे स्लो स्टेप अटैक कहां पे होगा? क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये क्वेश्चन मैं आपको हिट भी कर देता हूं। ये क्वेश्चन आपके एम्स का क्वेश्चन है, ठीक है, एम्स का क्वेश्चन है ये बच्चों, बहुत ही क्लियर है। 2008 का क्वेश्चन है ये, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के जो ऑर्डर है, जो अटैकिंग जो रेट है, वो सबसे अधिक आपको कौन सा ऑर्डर, कौन सा करेक्ट बैठना चाहिए? चलो बताओ क्या आंसर होना चाहिए। पहले मुझे ये बताओ सबसे फास्ट किसके साथ होगा? सबसे फास्ट किसके साथ होगा? सोजल ने बोला एक के साथ फास्ट होगा, एक के साथ। ऑब्वियसली एक के साथ फास्ट होगा, बिल्कुल मैं एग्री कर रहा हूँ। लीस्ट किसके साथ होगा? लीस्ट अटैक, सी। बिल्कुल सही, सी के साथ लीस्ट हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर है, सी के साथ लीस्ट होगा और ए के साथ सबसे फास्ट अटैक होगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। बिकॉज भाई साहब ना यहाँ पे सिंपल सा आपको पता है, जीओसी वन का ही रूल्स है यहाँ पे, है ना, दो फिनाइल पॉजिटिव लगेंगे, चार्ज अवेलेबल ही नहीं है। रेजोनेंस कर जाएगा, बिल्कुल दोनों साइड रेजोनेंस करेगा, पॉजिटिव अवेलेबिलिटी फिनिश हो गई है, बिल्कुल सही आपने बोला है, परफेक्ट आंसर है। ठीक है, तो सबसे अधिक आपका ए हो गया है, ठीक। फिर कौन सा आना चाहिए ए के बाद?
तो इसका नाम क्या है, ये मुझे बताओ, इसका नाम क्या है, इस कंपाउंड बी का नाम क्या है, बी का नाम क्या है, बेंजल्डिहाइड। बेंजीन के ऊपर ना एल्डिहाइड लगा है, बेंजल्डिहाइड। सेकेंड का नाम क्या है, नाम भी सुन लो, बेंजोफिनोन। दिस इज बेंजोफिनोन एक्चुअली, नाम भी सुन लो, नाम भी ध्यान रखना है क्योंकि नाम अगर आ जाते हैं तो कैसे आपको समझना है। दिस इज बेंजोफिनोन, बीच में कीटोन है तो दो साइड बेंजीन, तो बेंजोफिनोन। ये वाला क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, ये डी वाले का नाम क्या होगा, एसिटोफिनोन। अरे एसिटाइल पार्ट है ना, CH3C डबल बॉन्ड इज एसिटाइल पार्ट, आपको पता है, दिस एसिटाइल पार्ट, तो दिस इज एसिटोफिनोन। कीटोन है तो एसिटोफिनोन इसका नाम होगा। अब ऑर्डर यहाँ पे क्या होना चाहिए, बताओ जल्दी से मुझे। ए सबसे अधिक, सी सबसे लीस्ट हो जाएगा। अब बीच में बताओ क्या आने चाहिए। अब बचे कौन से हैं, सी और डी। सी और डी बचा है आपका कौन कौन सा, ए बी डी सी। हाँ ए आ जाएगा, फिर कौन सा आएगा, बी। बी आना चाहिए, यस सर, बी आना चाहिए। बिल्कुल नेक्स्ट, बिकॉज यहाँ प्लस आई है, ये प्लस आई है, ध्यान देना पड़ेगा। फिर कौन सा आएगा, सी, डी। सॉरी डी, उसके बाद डी और लास्ट में डी, और लास्ट में सी। सभी लोग एग्री कर रहे हो इस पॉइंट पे, यस सर। क्लियर है यहाँ तक सभी को। एक क्वेश्चन और पूछूं, इक्विलिब्रियम का पूछता हूं, चलो एक क्वेश्चन इक्विलिब्रियम का है, ध्यान देना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एडवांस क्वेश्चन है, मैं लिख देता हूँ। ये क्वेश्चन जेईई एडवांस का है, आईआईटी के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में 2014 में। क्वेश्चन सुनना ध्यान से, क्या है क्वेश्चन, ये है कि इक्विलिब्रियम इज मैक्सिमम, कि इक्विलिब्रियम किस में मैक्सिमम होगा, इसके बारे में थोड़ा बताऊं मैं आपको। देखो जैसे मान के चलो बच्चों, हमारे पास कंपाउंड है ए आपका रिएक्टेंट है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम कर रहा है, एग्जिस्ट बन रहा है बी आपका है प्रोडक्ट। इसके पीछे लॉजिक बता रहा हूँ, केमिकल इक्विलिब्रियम फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है, ठीक है, ये आपका रिएक्टेंट है। के इक्विलिब्रियम का फॉर्मूले की बात करूं तो यहाँ पे के इक्विलिब्रियम आएगा बच्चों, बी का कॉन्सेंट्रेशन ऊपर, प्रोडक्ट डिवाइड बाय नीचे ई का कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे ऐसे लिखा जाएगा। तो आपको पता है कि बी इज ए प्रोडक्ट, इफ वी इज ए प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट बेटा ज्यादा बनेगा तो के इक्विलिब्रियम की वैल्यू भी ज्यादा होगी। आपको मेरी बात समझ में आ गई है। तो के इक्विलिब्रियम मैक्सिमम कहां पे होगा, जो कंपाउंड ज्यादा प्रोडक्ट को डिफाइन करेगा, राइट, समझ में आ गया। क्वेश्चन देता हूं, समझो। पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे है, दिस इज अ बेंजीन, नाउ दिस इज सी डबल बॉन्ड O, नाउ दिस इज हाइड्रोजन। बी ऑप्शन में देता हूं यहाँ पे, दिस इज ए नाइट्रो, एंड यहाँ पे आपका बेंजफिनाइल पार्ट है, बाकी आपका सी डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे आपका हाइड्रोजन है। और सी ऑप्शन देता हूं मैं यहाँ पे CH3। नेक्स्ट आपका यहाँ पे बेंजीन सेक्शन है, देन आपका सी डबल बॉन्ड O, नाउ दिस इज हाइड्रोजन। ये मैंने आपको दिया है। अब थिंक करो के इक्विलिब्रियम मैक्सिमम किस में होगा। देखो फिजिकल केमिस्ट्री लगा दी गई है यहाँ पे, के इक्विलिब्रियम सबसे अधिक किसके साथ होगा, बताओ आंसर। बी के साथ मैक्सिमम होगा। ओके, मजा आ रहा है। यस दीप्ति ने आंसर किया है, आज बहुत लेट ज्वाइन हुए आप। ओके बी ऑप्शन किया है कुछ बच्चों ने, संदेश ने किया है, श्रेयस ने किया है, मतलब यार ना अब कमाल, ब्रिलियंट, आप आईआईटी के लायक हो। ड्राइंग है ना, इसलिए। यार आप ना आईआईटी में जाओगे डेफिनेटली, मुझे बिलीव है। अगर आपको ये चीजें आ रही हैं, अगर आप ये क्वेश्चन बिल्कुल हिट कर पा रहे हो ना, तो मतलब आपका नॉलेज बहुत तक है डेफिनेटली। ठीक है, तो अब समझ लो यहाँ से हो क्या रहा है भाई साहब। मुझे क्या चाहिए, मुझे बताओ। मुझे चाहिए प्रोडक्ट का मैक्सिमम, मतलब ऐसा रिएक्शन जो प्रोडक्ट में इजीली कन्वर्ट होता जाए, लगातार कन्वर्ट होता जाए। कौन कन्वर्ट होगा, जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज। देखो जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का रेट, भाई यहाँ पे डिफाइन भी नहीं, आप सुन लो मेरी बात। यहाँ पे ना क्वेश्चन में डिफाइन ही नहीं था, क्वेश्चन में डिफाइन ही नहीं था कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्वेश्चन है, समझ लो। अभी तो मैं करा रहा हूँ तो आपको समझ में आ रहा है कि सिर्फ क्वेश्चन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का आप मैं अभी पढ़ा रहा था। लेकिन जब क्वेश्चन आया था तो वहां पे लिखा था कि इक्विलिब्रियम इज मैक्सिमम। दिमाग हिल गया था बच्चों का, यार केमिकल इक्विलिब्रियम समझ नहीं आ रहा है किसका ज्यादा होगा, कैसे केमिकल इक्विलिब्रियम से कैसे रिलेट किया जाए। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि चीजों को दिमाग में स्ट्राइक करना जरूरी है कि इक्विलिब्रियम का मतलब प्रोडक्ट आपका मैक्सिमम टू मैक्सिमम मिलना चाहिए, क्योंकि देखो के इक्विलिब्रियम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए। समझ में आ गया। तो अब देखो यहाँ पे इस वाले सेक्शन को नाइट्रो पार्ट दिख रहा है ना, यहाँ पे CH3 दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे फिनाइल दिख रहा है। अगर पाई ऊपर जाएगा तो यहाँ पॉजिटिव बना लो, ये पाई ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव यहाँ मिलेगा, ये पाई ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव यहाँ मिलेगा। आपको मेरी बात समझ में आ रही है। अब ये नाइट्रो बच्चों बहुत ही तगड़ा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। CH3 कैसा है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। ये पॉजिटिव को फिनिश कर देगा, ये पॉजिटिव को इधर से फिनिश करेंगे, ये पॉजिटिव और बढ़ाएगा, बिकॉज नाइट्रो ग्रुप बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, बेंजीन में डेफिशिएंसी आएगी, वो सामने से पॉजिटिव खींच लेगी। आपको मेरी बात से रेजोनेंस करेगा ना पॉजिटिव के साथ बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन्स, तो पॉजिटिव और बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन होगा बी ऑप्शन से। बिल्कुल सभी ने सही किया है। अब एक क्वेश्चन और देता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
ये भी क्वेश्चन एडवांस का ही है। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। CH3 C डबल बॉन्ड O एंड C डबल बॉन्ड O, नाउ दिस इज द हाइड्रोजन। इसके सामने लिया है बच्चों मैंने हाइड्रोजन साइनाइड। सॉल्व करो, क्या आंसर बनना चाहिए, क्या आंसर बनना चाहिए बताओ। चलो परफेक्ट, देखते हैं। हाँ यार ये तो पता है कि ये भी कार्बोनाइल है और ये भी कार्बोनाइल है। अटैक किस पे हो, अटैक किस पे हो मुझे ये बताओ, अटैक किस पे हो। सिर्फ ये भी हाइड्रोजन कार्बोनाइल है, है ये वहां भी पे। कार्बोनाइल है। सामने से कौन आएगा बताओ, Cn माइनस भी आएगा और H प्लस भी आएगा। आपको ऑलरेडी भी बता चुका हूं मैं। अटैक पहले किसका हो, पहला अटैक किसका हो, मान लो कि ये कार्बोनाइल A है, ये कार्बोनाइल B है, ठीक है। तो पहला अटैक तो Cl माइनस का ही होगा, आपको पता है बहुत अच्छे से। H प्लस आयन का अटैक करने से तो आपको अनस्टेबल कंपाउंड मिलता है, तो इसका अटैक तो नहीं होने वाला। पहला अटैक Cn माइनस का ही होगा। नाउ क्वेश्चन इज दिस कि Cn माइनस का अटैक कहां पे हो, क्या इसके साथ हो या इसके साथ हो, किसके साथ होना एक चाहिए, के साथ ए के होगा, साथ या बी के साथ, एक के साथ। एक के साथ। एक के ए साथ। के साथ होना चाहिए। बिल्कुल सही समझ में आ रहा है, क्यों होना चाहिए, बिकॉज बच्चों यहाँ पे देखो अगर पाई ऊपर जाएगा ना तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, और उस प्लस के साथ यहाँ CH3 इज इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, परफेक्ट, इट विल वर्क एज ए प्लस आई। भाई साहब प्लस यहाँ कम मिलेगा, मिलेगा लेकिन कम मिलेगा बिकॉज सामने CH3 लगा हुआ है। इधर क्या होगा, इधर मान के चलो जैसे पाई ऊपर गया तो यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब इस पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव सिंगल डबल इधर आप रेजोनेंस बता सकते हो, हाँ करके देख लो यार, कोई दिक्कत ही नहीं है, आप रेजोनेंस करा लो। बहुत से बच्चों को लगेगा कि सर यहाँ पे रेजोनेंस हो जाएगा, करके देख लो। यहाँ पे O माइनस, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे हाइड्रोजन। अरे रेजोनेंस करा भी दोगे तो क्या होगा, ये वाला पाई यहाँ से उठ के यहाँ चला आएगा, डबल बॉन्ड यहाँ जाएगा, यहाँ पॉजिटिव आ गया। भाई साहब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव अनस्टेबल, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव अनस्टेबल, ऑक्सीजन पॉजिटिव नहीं आ सकता, तो रेजोनेंस ऐसा हम नहीं कराना चाहेंगे जो हमारे कंपाउंड को अनस्टेबल करते हैं। रेजोनेंस ऐसे भी होते हैं जो कंपाउंड को अनस्टेबल करते हैं, तो ऐसी ये बात जरूर ध्यान में रखनी है। तो ये रेजोनेंस आपका यहाँ पॉसिबल नहीं होगा। तो सीधा आपका जो अटैक होगा वो आपको दिख रहा है कि CH3 देन C डबल बॉन्ड O, और यहाँ से आपका है C। मैं डायरेक्ट बताऊं आंसर, तो ऊपर क्या आ जाएगा बताओ मुझे, माइनस आएगा, माइनस का मतलब वहां पे H जुड़ जाएगा, नीचे आपका हो जाएगा साइनाइड, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन। ये आंसर आएगा ना, बताओ मुझे, पहले बताओ ये आंसर आना चाहिए ना। यहां तक आंसर बन गया सभी को, बताओ पहले, सभी का ये आंसर बनाए कि नहीं बनाए, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल सही है, परफेक्ट आंसर। ओके चलो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और ले रहा हूं यही समझाने। जैसे बच्चों यहाँ पे है कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, मान लो मैंने एल्किन लिया था कुछ भी, यहाँ पे मान लेते हैं नेगेटिव चार्ज, यहाँ मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज, ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। सेकेंड कंपाउंड मैंने ले लिया यहाँ पे बिकॉज एक पाई गया है तो प्लस माइनस आपको मिल गया। सेकेंड लिया मैंने इस तरीके से कार्बन देन ऑक्सीजन, यहाँ पे माइनस यहाँ पे पॉजिटिव, ठीक। अब देखो मैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूँ, ये दो स्पीसीज मैंने आपको दे दी हैं, इन दोनों स्पीसीज को लेकर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि कहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, कहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, कहाँ पे किस तरीके से आंसर मिलेगा, बताओ दोनों में से स्टेबल कौन, पहले ये बताओ। ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, दोनों में से स्टेबल कौन, सेकंड। सेकंड ऑब्वियसली मोर स्टेबल, परफेक्ट। सेकंड आपके यहाँ पे मिलेगी मोर स्टेबल। अब सेकंड आपकी मोर स्टेबल है, तो एक बात पता ना बच्चों जल्दी से, कि ऊपर वाला जो केस है उसको समझने की कोशिश करो। एक नई चीज बता रहा हूं जो कहीं भी लिखी नहीं है किसी किताब के अंदर भी, यहाँ पे माइनस यहाँ पे पॉजिटिव। सेकंड वाला केस है, यहाँ पे पॉजिटिव है यहाँ पे माइनस। जब मैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन क्रिएट की बात करूंगा तो आपको पता है कि न्यूक्लियोफिलिक जो अटैक है वो दोनों जगह हो सकता है। अरे भाई इसके साथ भी आप करा सकते हो, इसके साथ भी करा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, करा लो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक बात को सुनना यहाँ पे ध्यान से, एक नई मजेदार चीज बताने वाला हूं कि जब मैं ये जो स्पीसीज है ये अनसैचुरेटेड है, जब इस पे मैं अटैक अगर न्यूक्लियोफाइल का कराऊंगा तो ऑब्वियसली हमारा बनने वाला पहला स्टेप अनस्टेबल होगा, आपको पता है बहुत अच्छे से। इससे न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराते हैं, कार्बोकेटाइन बन जाता है। तो क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होना चाहिए क्या इस कार्बन से, जो कार्बोनाइल वाला होगा, क्या कम होना चाहिए अनसैचुरेटेड वाले पे, कम होगा। एक चीज समझना ध्यान से, मैं और एक बात बताने वाला हूं कि अगर मान के चलो यहाँ पॉजिटिव बढ़ गया, इस जगह है, अगर इस कार्बन में पॉजिटिव बढ़ जाता है तो ये नेगेटिव फटाक से इधर शिफ्ट हो जाएगा, ये नेगेटिव खुद ही बॉन्ड बना लेगा। आप बात समझ, ये नेगेटिव अगर ये पॉजिटिव बढ़ गया, समझो इस अनसैचुरेटेड पॉजिटिव अगर बढ़ गया, मेरी बात सुनना ध्यान से, अगर इस अनसैचुरेटेड कंपाउंड के अंदर उस कार्बन पे पॉजिटिव बढ़ गया तो जो नेगेटिव है ना वो खुद ही रेजोनेंस करके उसके साथ बॉन्ड बना लेगा, बस
वो आगे किसी के साथ रिएक्शन नहीं करने वाला, वो किसी रिएजेंट का रिएक्शन नहीं परफॉर्म करने वाला। ये सोलो में एग्जांपल दूंगा अभी थोड़ी देर में। लेकिन इसके साथ सुनो क्या होने वाला है, इसके साथ अगर पॉजिटिव यहां बढ़ेगा, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, तो ये बैक अटैक नहीं करने वाला। क्यों? बिकॉज यहाँ पे ऑक्सीजन के पास जो नेगेटिव है ना, वो ऑलरेडी स्टेबल है। मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही है? जो कार्बोनाइल वाले सेक्शन है, मैं कंपेयर कर रहा हूं एल्कीन को कार्बोनाइल को, दोनों को मैं एक साथ कंपेयर कर रहा हूं, ये बात समझ लो ध्यान से। तो एल्कीन में अगर पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे बढ़ता है, समझ लो, तो ये जो नेगेटिव चार्ज ऑटोमेटिक बैकवर्ड शिफ्ट कर देगा और यहाँ पे अगला जो रिएजेंट आने वाला है उसके साथ अटैक नहीं करने वाला, कोई आंसर नहीं बनाएगा। लेकिन अगर कार्बोनाइल में पॉजिटिव बढ़ता है तो आपका प्रोडक्ट जो है ना बहुत अच्छे से फॉरवर्ड होगा, रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, बहुत अच्छे से जाएगी। लेकिन ये रिएक्शन फॉरवर्ड नहीं जाएगी अगर पॉजिटिव चार्ज इस पे बढ़ जाता है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बताइए जरा, समझ में आ रही है? तो पॉजिटिव चार्ज किस पे कम होना चाहिए? पॉजिटिव चार्ज क्या एल्कीन वाला जो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज उसके पास कम होना चाहिए? बिल्कुल। जितना कम पॉजिटिव चार्ज होगा भाई साहब, रेट ना उतना ही आपका फास्ट मूव करेगा। बिल्कुल सही है, उतना ही तेजी से मूव करेगा एल्कीन। और अगर कार्बोनाइल वाले कार्बन पे अगर जितना अधिक पॉजिटिव चार्ज होगा, रिएक्शन का रेट उतना ही फॉरवर्ड मूव करेगा फटाफट से। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? इतनी बात क्लियर हो रही है कि हो रही है? बताइए सर, यहां तक बात समझ में आ रही है? सभी क्लियर हो रही है? तो एक क्वेश्चन लूं मैं, बताना चाहोगे? सर सेकंड में बैकवर्ड मूव होगा ना? सेकंड वाला ना, ये वाला? हाँ हाँ, वो जो नेगेटिव है ना वो पीछे आ जाएगा, नेगेटिव पीछे आ जाएगा। तो मैं पता क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं बताना चाह रहा हूँ पॉजिटिव चार्ज के ऊपर कि पॉजिटिव चार्ज शुड बी लेस ऑन अनसैचुरेटेड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको एल्कीन की रिएक्शन करानी है फॉरवर्ड, रिएजेंट का अटैक कराना है एल्कीन के ऊपर, तो उस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज कैसा होना चाहिए? मस्ट बी लेस, लेस होना चाहिए, तभी रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी। लेकिन कार्बोनाइल वाले में क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। तो वही पॉजिटिव चार्ज है, इधर ज्यादा होना चाहिए तो हमारा रिएक्शन जाएगा फॉरवर्ड। समझ में आ रहा है? दोनों चीज क्लियर हो रही है? दोनों चीज समझ में आ रही है ना? यस सर। ओके, थैंक यू। यस, 10 सेकंड रुकता हूँ, फिर लेक्चर स्टार्ट करते हैं, ठीक है? और वो बीच में चलो। अब देखो बच्चों, हम लोग यहाँ पे एक अदर कॉन्सेप्ट पे थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे, ऑक्सीडेशन पे, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट है आपका ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन्स। थोड़ा इसको भी साथ में लेते हैं। तो ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन की बात करते हैं, तो यहाँ पे ध्यान देना, ऑक्सीडेशन हम दो तरीके से करते हैं। हमारे जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, ठीक है, वो आपके दो टाइप के होंगे, जिसमें हम बात करेंगे। पहला आपका आएगा K1O4, ठीक है, इसको अपन बोलते हैं, क्वेश्चन हैं इसलिए, पोटेशियम, इसको बोलते हैं पोटेशियम पर मैग्नेट। दिस इज पोटेशियम पर मैग्नेट। पर का मतलब पर्पल कलर, पर का मतलब पर्पल कलर, पोटेशियम पर मैग्नेट। सेकंड, ये फर्स्ट हो गया है। सेकंड आपका आएगा, दिस इज दी K2Cr2O7, ठीक है, इन एसिडिक मीडियम, इन एसिडिक मीडियम, परफेक्ट। इसको बोलते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। अब KMnO4 के साथ बच्चों दो कंडीशन है। पहला, इसका सेक्शन मिल सकता है कोल्ड एंड डाइल्यूट KMnO4, कोल्ड एंड डाइल्यूट KMnO4। और सेकेंड केस मिल सकता है हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड, हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड KMnO4, ठीक है। ये आपको इतने के बाहर कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। और मैं यहाँ पे हिंट करना चाहूंगा कि जो हॉट एंड कॉन्सेंट्रेट KMnO4 है और जो K2Cr2O7 है, दोनों लगभग सेम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। दोनों का नेचर बिल्कुल सेम होता है। KMnO4 को दो सेक्शन है, ठीक है, कोल्ड एंड डाइल्यूट वाला सेक्शन, सेकंड केस है हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड, एक है K2Cr2O7 इन H+ है। हम लोग बात कर रहे हैं एल्कीन की तरफ, ठीक है। अब इसमें ये समझने वाली बात है कि यहाँ पे अगर मैं टर्म यूज करता हूं 1% एल्कलाइन, 1% एल्कलाइन KMnO4 सॉल्यूशन, ठीक है, और ये जो सॉल्यूशन है ये आपका कैसा है? कोल्ड एंड डाइल्यूट, ठीक है, दिस इज ए कोल्ड एंड डाइल्यूट। तो इस सॉल्यूशन को बच्चों बोलते हैं बेयर्स रिएजेंट। क्या बोलते हैं? दिस सॉल्यूशन इज एक्चुअली है बेयर्स रिएजेंट, ठीक है, यही आपका बेयर्स रिएजेंट होता है। अब क्वेश्चन है, इसी रिएजेंट को हम लोग कहां पे यूज करते हैं? टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन, टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। तो अनसैचुरेशन का मतलब क्या बच्चा? डबल बॉन्ड जो है, जो अनसैचुरेशन है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। क्योंकि जब हम KMnO4 यहाँ पे यूज करेंगे तो हमारा जो कलर है, जो पर्पल कलर है इसका, पर मैग्नेट पोटेशियम पर्पल कलर है, वो किस तरीके से आपके MnO2 जो आपका बनेगा उसमें किस तरीके से कलर यहाँ पे आपको चेंज देखने को मिलेगा।
दूसरा एक टेस्ट और होता है अनसैचुरेशन का, जिसमें हम यूज करते हैं ब्रोमीन वाटर। तो ब्रोमीन वाटर अगर यूज करते हैं तो वहां पे मिलते हैं कलरलेस। क्या मिलता है? कलरलेस। उसका जो ब्रोमीन वाटर जो ब्राउन कलर का है वो वहां पे कलरलेस हो जाता है। तो दो टेस्ट होते हैं आपके यहाँ पे। अब क्वेश्चन करते हैं इसके स्टार्ट और देखते हैं ध्यान से रिएक्शन प्रोसेस कैसे किया जाएगा। देखो बेटा, सबसे पहली स्टेप में करना है आपको ऑक्सीडेशन। क्या करना है? ध्यान दो, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन। ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन विद कोल्ड एंड डाइल्यूट, कोल्ड एंड डाइल्यूट KMnO4। पहली स्टेप में करना है ऑक्सीडेशन। और जब ऑक्सीडेशन करेंगे तो बेटा यहाँ पे KMnO4 जो होगा ना, उसके 2 मोल्स हम लोग यूज करते हैं। रिएक्शन की बैलेंसिंग के साथ में बात कर रहा हूँ। जो बच्चों को और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री उन लोगों ने पढ़ रखी है, जिनको पता है, जिनको अभी जो नहीं देखे हैं, हालांकि लेक्चर्स मेरे पड़े यूट्यूब के ऊपर, आप वहाँ पे KMnO4 की रिएक्शंस पूरी देख सकते हो अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जब इसका रिएक्शन बच्चों परफॉर्म होगी इन दी प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, तो यहाँ से आंसर बनता है बच्चों KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, प्लस बनता है 2 मोल ऑफ MnO2, दिस इज मैग्नीज डाइऑक्साइड, और प्लस बच्चों बनता है 3 मोल ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन। यही मूवी का हीरो होगा, 3 मोल ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन। तो यही नेसेंट, बस मैं रिएक्शन बस मैं यहाँ पे फिनिश करने वाला हूँ लेक्चर को। तो बेटा जैसे एल्कीन आ गया, CH2 डबल बॉन्ड NCH2, इसके सामने जब नेसेंट ऑक्सीजन आएगा इन दी प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, तो यहां से बच्चों ये आंसर बन जाएगा CH2OH, ग्लाइकोल बनेगा, 2 OH ज्वाइन हो जाएंगे, CH2 देन आपका OH। ठीक है, ये आपका बनेगा इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल आपको देखने को मिल जाएगा। समझ में आ गया? पकड़ देखिए मैं करेक्ट है। ओके ठीक है, चलो लेक्चर बच्चों फिनिश हो गया। कल हम लोग मिलते हैं, तो फिर इसे और टाइम कम पड़ जाता है, क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं।